पढ़ ली हैं, गौरव सर ने सारी सारी चीजें गौरव सर ने करवा दी हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये तुम्हें वर्कशीट मिल गई होगी प्रोबेबली, है ना, और सब लोगों ने एक बार वन राउंड अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा। तो मैं रूल ऑफ द गेम इज सिंपल, मैं एक एक करके स्टार्टिंग से सॉल्व करूंगा यार। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन अटेम्प्ट, हम वो वाली सारी चीजें जितने मैक्सिमम कर सकते हैं हम वो करने का ट्राई करेंगे। और उसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो मैं लास्ट में कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो जो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे ना, आई विल टेल यू कि कैसे सॉल्व करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली विल गो अबाउट इट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अच्छा, कुछ कुछ ना स्टार्टिंग वाले वेक्टर्स के जो प्रॉब्लम होते हैं, वेक्टर स्केलर्स के, वो जो नॉर्मली फेयरली इजी होते हैं, ठीक है। तो मैं उसको एक एक करके समझाता जाऊंगा। और उसके बाद मेनली जो स्टार्ट करना है, हाउ टू गो अबाउट इट। कई बार ना ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जहां पर हमें पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, सो आई टेल यू टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट इट, तो वो सारी चीजें विल गो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले क्या बोला गया है, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, अच्छा सारी चीजें एक बार तुमने एक राउंड अटेम्प्ट कर ली हुई है, आई टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है। तो उसको एक एक बार करके समझते जाते हैं। चलो, ओके। अ कार ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जब भी कोई भी ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आए ना, हमेशा याद रखना, एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पर मुझे दिया गया है समथिंग इज मूविंग नॉर्थ वेस्ट साउथ, तो हमेशा उसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे सो दैट हमें बार बार ये पढ़ना ना पड़े, ठीक है। क्या बोला गया है, ये होता है हमारा नॉर्थ साउथ, हमारे पास ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो, गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक पार्टिकल हमारा 6 किलोमीटर जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल 45 डिग्री टू ईस्ट। ईस्ट से 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है 6 किलोमीटर। सपोज दिस इज माई ओरिजिन, यहाँ से मोशन मेरा स्टार्ट हो रहा है और मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूँ, एंड दिस इज 45 डिग्री इज गिवन, दिस इज 6 किलोमीटर इज गिवन, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब वो एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ जा रहा है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। एंड एट एन एंगल 130, सॉरी, एट एन एंगल 135 डिग्री टू ईस्ट। अभी हमारा ईस्ट ये है, यहाँ से 135 डिग्री एंगल पे जा रहा है। अब समझना, अगर मैं ईस्ट जा रहा होता तो मेरी डायरेक्शन ये होती, यहाँ से 135 डिग्री एंगल पर, दिस वुड बी माई 90 डिग्री। कैन आई से 135 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, कुछ इधर पे जाऊंगा। हाउ फार इज आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। What angle does the straight line joining the initial and final position makes with the east? East से वो कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस ना, ये वर्कशीट के क्वेश्चंस है, नॉट फ्रॉम द टेस्ट। जो तुम्हें वर्कशीट मिली हुई है उसके प्रॉब्लम्स, ओके ओके। चलो, तो ये हमारे पास 4 किलोमीटर है। जब भी ये वाले प्रॉब्लम्स हो, व्हाट यू हैव टू डू, कि जब भी हमारे पास कुछ अजीब से एंगल है ना, ऑलवेज रिमेंबर कि हम हर एक चीज को रिजॉल्व करते जाएंगे आईजे के कैप में। उससे क्या फायदा होगा। अच्छा, अगर जिसको भी ये वर्कशीट अभी नहीं मिली है, ठीक है, एक बार मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें बताता हूँ कि हाउ टू गो अबाउट इट। इसके बाद लेक्चर, पीडीएफ, वर्कशीट, सारी चीजें तुम्हें क्लास के बाद भिजवा देंगी, जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं मिली है, ठीक है। तो आइडिया क्या है, ये अगर 6 किलोमीटर है तो इसको एक्स और वाई में कैसे रिजोल्व करते हैं। इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, समझना, सपोज मेरे पास ये एक ए वेक्टर है, अगर मैं थीटा के डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ तो ए का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस थीटा। एंड बाय डिफॉल्ट जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो हमेशा होता है ए साइन थीटा। हमें पता है कि जो भी ये वाली डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस आई कैप, सारी ऊपर वाली होती है प्लस जे कैप, सिमिलरली माइनस आई कैप एंड माइनस जे कैप। तो इस 6 किलोमीटर को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, क्या, इट इज 6 cos 45 आई कैप। cos 45 कितना होता है, √2 आई कैप। बाय डिफॉल्ट जो दूसरा वाला एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 है, डज नॉट मैटर, कहने से वो 6/√2 जे कैप हो जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगेन दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ से फिर से वापस बोल सकता हूँ कि जब ये ओ से ए गया एंड देन ए से बी गया, तो वो पीछे के डायरेक्शन में गया है। एक्स डायरेक्शन में माइनस आई कैप गया है, वाई डायरेक्शन में स्टिल प्लस जे कैप गया है। तो कहना है इसे ओ ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंड सिमिलरली ए बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 4/√2, और वो पीछे की तरफ गया है क्योंकि 135 डिग्री टू द ईस्ट था। तो कहना है इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं माइनस आई कैप, और मैं ऊपर की तरफ गया हूं तो फिर से लिखूंगा मैं 4/√2 जे कैप। कहना है हमें पता है वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, अगर मैं एक बार इधर जा रहा हूँ दूसरे बार इधर जा रहा हूँ, तो कहना है माय फाइनल रिजल्टिंग वेक्टर वुड स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल वेक्टर का टेल एंड खत्म कहां पर होगा, सेकंड वेक्टर के हेड पर। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ तो कहना है मेरे पास ए बी वेक्टर क्या आएगा, सॉरी ओ बी वेक्टर क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इट इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन।
है ना, सारी चीजें एक बार समझते जाते हैं पहले। तो कहना है इसे इन दोनों को ऐड करूंगा तो आई और आई को सेपरेटली ऐड करते हैं, जे और जे को सेपरेटली ऐड करेंगे। तो कहना है इसे ये मेरे पास आ जाएगा 2/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। हमें पता है अगर मेरे पास एक कोई फाइनल वेक्टर है और मुझे ये पता करना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये सबको पता होगा कि √(x) कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस √(y) कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, है ना। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखो मेरे पास उत्तर क्या आएगा। सो प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। अच्छा, ये प्रॉब्लम मैंने थोड़े बड़े तरीके से बताया सो दैट ये जनरल मेथड है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑलवेज, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ ये तो एनी विच वेज मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये √2 लिखा है और ये कितना लिखा है 5√2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 25 इंटू 2 विच इज 50। तो कहना है से मेरे पास √52 आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। एंगल निकालना है कि अगर मेरे को कोई चीज पता है और मुझे एंगल पता करना है, तो कहना है से जो हमारे पास y कंपोनेंट होता है अपॉन x कंपोनेंट होता है उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास फाइनल एंगल आ जाएगा tan थीटा। कहना है से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। माय आंसर वुड बी दिस। समझना, ये प्रॉब्लम को कई बार ऐसे भी करा जा सकता है कि मैं 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो मैं डायरेक्टली भी तुम्हें बता सकता था, बट पॉइंट इज यहाँ पर ये समझने का, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 वेक्टर है, अगर मेरे पास 3 4 5 6 कितने भी वेक्टर होते, दिस इज अ जनरल मेथड टू सॉल्व अबाउट दिस। समझना, गेटिंग द आइडिया। अच्छा, सब लोग ना ये कंफ्यूज मत हो अभी कि जो बाकी चीजें हैं वो वाली सारी चीजें हम दोबारा करेंगे, एससीबी हो गया या जितनी भी चीजें पहले डिस्कस हुई है, यहाँ पर आज मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच बता रहा हूँ टू सॉल्व सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सो दैट तुम्हें चीजें समझ में आए। कोई चीज नहीं समझ में आए तो एक बार मुझे बता देना, है ना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, लोगों को लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया, लास्ट पार्ट में मैंने क्या किया, मैंने इंडिपेंडेंटली, समझना, सपोज मैं दिल्ली में हूँ और मुझे एक जगह से मुंबई जाना है, सपोज मैं पहले ऐसे जाऊं और फिर ऐसे जाऊं, तो मुझे पता है कि 2 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और यहाँ से ये तीसरा वेक्टर। इट इज सेम थिंग एज कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है और मैं डायरेक्टली फ्लाई करके जा रहा हूँ। ओके, तो मैंने पहला वाला वेक्टर लिखा आई जे के कैप में, दूसरा वाला वेक्टर लिखा आई जे के कैप में, और उन दोनों को इंडिपेंडेंटली ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों को इंडिपेंडेंटली ऐड किया। ऐड करने का तरीका क्या होता है, आई और आई को सेपरेटली ऐड करो, जे और जे को सेपरेटली ऐड करो, दोनों को आई और जे फॉर्म में लिख दो। उसका फाइनली मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है, तो क्या तरीका है उसका, √ऑफ पहले वाले का स्क्वायर एक्स का, √ऑफ दूसरे वाले का वाई का स्क्वायर, ठीक है, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी ये केवल समझने पे ध्यान दो, मैं तुम्हें ये वर्कशीट बाद में भिजवा दूंगा, डोंट कीप ऑन राइटिंग, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स कवर करने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर और सारी चीजें तुम्हें दोबारा मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मैंने थीटा कैसे लिखा समझना, अगर मुझे किसी चीज का y कंपोनेंट पता है और किसी चीज का x कंपोनेंट पता है, ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मुझे किसी चीज का y कंपोनेंट पता है, x कंपोनेंट पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से कहना है इसे tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 10/2 मेरे पास क्या हो जाएगा 5 के बराबर, राइट। अच्छा, ये सब तुम लोग ना बाद में सॉल्व करना दोबारा से, अभी प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो, डोंट गेट कंफ्यूज कि अभी मुझे लिखने वाला काम करना है, ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, चलो क्विकली थोड़ा थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, क्योंकि ये स्केलर वेक्टर्स है, पहले सारी चीजें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, अ पर्सन पुशेस द बॉक्स विद द फोर्स 100 न्यूटन, यूनिट वेक्टर इन द नोटेशन। अच्छा, पहली चीज कि यूनिट वेक्टर नोटेशन में हम फोर्स कैसे लिखेंगे, समझना ध्यान से। हमारे पास फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कितने एंगल पे है 45 डिग्री। अभी अभी मैंने बताया इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ऑलवेज रिमेंबर हमेशा कॉस आता है। सो अगर मैं f का x डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो कहने से यहाँ पर आएगा f cos 45, और बाय डिफॉल्ट मुझे समझ में आता है कि दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर ओरिजिनल फोर्स का एक कंपोनेंट अगर ऊपर आया, दूसरा कंपोनेंट ऑपोजिट साइड आएगा, दोनों कंपोनेंट कैन नॉट बी ऑन द सेम साइड ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट एक कॉस आया तो दूसरा साइन आएगा। अपना जो हमने स्टैंडर्ड साइड कन्वेंशन माना है, राइट, तो अगर मैंने साइन कन्वेंशन जो भी माना है, तो कहना है से ये मेरे पास प्लस आई कैप आएगा और ये वाला माइनस जे कैप आएगा। तो कहना है से मेरा आंसर आएगा f cos 45, तो कहना है से f√2 आई कैप आएगा, और ये वाला हमारे पास माइनस f√2 जे कैप आएगा। f की वैल्यू क्या गिवन है 100, तो जैसे ही मैं यहाँ 100 रखूंगा, कहना है से 50√2 आई कैप आएगा माइनस 50√2 जे कैप आ जाएगा। आई होप ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम था, राइट, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, राइट, ये सब इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो चीजें इजी प्रॉब्लम्स है ना मैं तुम्हें वर्बली बताऊंगा, ठीक है, अगर वो इजीली समझ में आ रही होंगी क्योंकि हमने करी हुई है, तो उसको मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे पास है। ओके, गेटिंग द आइडिया।
ओके, अगला प्रॉब्लम क्या बोला गया, हमें यूनिट वेक्टर बताना है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमें अगर ओरिजिनल वेक्टर पता लग जाए, ये एक वेक्टर है, दूसरा वाला वेक्टर हमारे पास ये है, यूनिट वेक्टर हम तब निकालेंगे पहले हमें ओरिजिनल वेक्टर पता लगे। तो पहले हम यूनिट वेक्टर पता करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट वेक्टर, अच्छा यार सब लोग, अच्छा प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोंट कीप ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन राइटिंग, है ना, हम सारी चीजें तुम्हें बाद में भेज देंगे, है ना, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा तुम्हें, लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी केवल स्क्रीन पे कंसंट्रेट करो और समझने की कोशिश करो, दोबारा तुम देखोगे तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, अभी केवल ये समझते हैं। ओके, ठीक है, चलो। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, सबसे पहले मैं यूनिट वेक्टर निकालूं किसका, पहले रिजल्टेंट का, ठीक है। तो रिजल्टेंट मेरे पास दो वेक्टर का क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, हमें आई को आई से ऐड करना है, जे को जे से, के को के से। तो कहना है आई को ऐड करूंगा तो यहाँ आएगा 3i कैप, जे और जे को ऐड करूंगा तो आएगा 6j कैप, के और के को ऐड करूंगा तो -2k कैप। ये मेरे पास एक वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक सेम वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर बट उसका मैग्नीट्यूड 1। अगेन आई एम रिपीटिंग, सपोज मेरे पास ये एक 10 यूनिट का एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और मुझे इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे। तो जो एक पार्ट होगा, दैट वन पार्ट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द ओरिजिनल वन। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो रही है ना। मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लेट्स से 10 किलोमीटर है, या 10 मीटर पर सेकेंड है, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर मैं उसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूँ तो जो उसका मैग्नीट्यूड है उसी से डिवाइड कर दो, तो कहने से वो हमेशा वैल्यू 1 आएगी। अगर 1 आएगी तो उसका मतलब है वो यूनिट वेक्टर है। तो अगर मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से मैं यहीं पे ही करके बता रहा हूँ कि आई जे के का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बोल दो, या फिर 2 का स्क्वायर, द सेम थिंग। तो कैन आई से दिस वुड बी माय आंसर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सारा मैथमेटिकल पार्ट यू हैव टू सॉल्व इट। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना, और उसको हमने सीधे डिवाइड कर दिया, तो जो भी इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज अब ध्यान से देखो, अब जैसे मेरे पास ये ऑप्शन दिए हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट ना मेरे को इसको सॉल्व करने का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है, क्योंकि मैं आंसर जल्दी निकालना चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे आता है या नहीं आता है, समझना। अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी एक वेक्टर को डिवाइड कर रहा हूँ, तो कैन आई से दिस थिंग कि यार यहाँ पर जो प्लस आई लिखा है, प्लस जे लिखा है और माइनस के लिखा है, ये तो जिंदगी में कभी चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक स्केलर नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, और वो भी एक पॉजिटिव नंबर से। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसमें आई का कॉम्पोनेंट प्लस होना चाहिए, जे का प्लस होना चाहिए और के का माइनस होना चाहिए। तो ये आंसर नहीं हो सकता। आई का यहाँ पे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर इन दोनों, ये दोनों ऑप्शन बचे। अब दिख रहा है यार यहाँ पे ये 49 है, 49 तो फेयरली एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं किसी चीज का अंडर रूट लेना चाह रहा हूँ, तो फॉर श्योर मेरा आंसर ये होगा। अच्छा मुझे आंसर नहीं पता है, बट बाय बेसिक लॉजिक मैंने केवल सिंपली ऐड किया और मैंने बेसिक लॉजिक से बोल दिया कि यार यही आंसर होगा, क्योंकि 49 लाने के लिए तो यहाँ पे अंडर रूट में बहुत बड़े बड़े नंबर होने चाहिए, समझना। अच्छा ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यार हमारे पास दिक्कत क्या है, टाइम कम होता है एग्जाम में, है ना। हमारे पास सारी चीजें, हमें हो सकता है कि अगर हमें 5-6 घंटे दे दिए जाए सेम पेपर को सॉल्व करने में, तो हो सकता है सब लोग सॉल्व कर लें बहुत जल्दी, है ना। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये किया करो, जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, पहले गो में कोशिश किया करो कि कितनी जल्दी यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट्स नॉट अबाउट कि यार तुम बहुत टाइम लगा के सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या तुम बहुत सारे स्टेप्स लिख रहे हो। दिस इज नॉट 10th का एग्जाम जहां पे तुम्हें चीजें याद करनी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल कंसेप्चुअल बेस्ड एग्जाम। तो अगर तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर है ना, तो कई बार क्या होगा कि तुम्हारा पेपर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं, वी कैन नॉट डू 3+2+, यार हम किसी, अच्छा समवन इज आस्किंग कैन वी डू दिस, मतलब एक ही वैल्यू 6, नहीं यार हम किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं और अंडर रूट ले रहे हैं। दिस इज नॉट एट ऑल इक्वल टू a+b+c। तुम नंबर देख के रख के देखो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा ये एब्सर्ड सी चीज है मैथ्स के टर्म्स में, है ना। तो तुम्हें किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। ओके, बी डॉट क्यू दिया है, जो लिखा है उसको केवल रिपीट कर देंगे। हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या पता है, क्या होता है वो, p इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। और क्या बोला है वो, किसके बराबर है, पी क्यू के। पी क्यू गायब हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। कॉस थीटा 1 कब होता है, ये मत बोलना नहीं पता है।
थीटा की वैल्यू जब मेरे पास 0 डिग्री होती है तब cos थीटा 1 होता है, तो कहना है से वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, राइट, है ना, सिंपल सी चीज है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंपोनेंट ऑफ दिस इज इंटरेस्टिंग, समझना ध्यान से कि हमें बोला गया है एक वेक्टर है a 2 i कैप प्लस 3 j कैप, दूसरा वेक्टर है b विच इज i कैप प्लस j कैप, ठीक है। हमें बोला गया एक इस कंपोनेंट का अलोंग दिस वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। पहले तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। सपोज मेरे पास ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, हमें a वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है अलोंग b वेक्टर। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि अगर मैं सपोज ऊपर से लाइट डालूं b वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो कहना है इसे a वेक्टर की शेडो मुझे जो दिखेगी वो केवल इतनी दिखेगी, समझना। अगेन आई एम रिपीटिंग, a वेक्टर की जो शेडो होगी ऑन b वेक्टर, अगर मैं ऊपर से लाइट डाल रहा हूँ, वेक्टर इज नथिंग बट अ लाइन, है ना, और उस लाइन को हमें कैसे डील करना है, वी हैव टू स्टडी दैट, समझना। तो हमें अब ये भी पता है कि अगर सपोज मुझे a और b के बीच का एंगल थीटा पता है, a वेक्टर का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा। तो बेसिकली माय आंसर इज a cos थीटा, जो मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो a cos थीटा निकालने का तरीका क्या, दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग, समझना। दो वेक्टर अगर मुझे दिए हैं तो मुझे पता है कि a डॉट b क्या होता है, ए बी cos थीटा। हमें क्या निकालना है, a cos थीटा। तो कहना है इसे a cos थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर a डॉट b डिवाइडेड बाई b, ठीक है, a डॉट b। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, हमें पता है i को i के साथ करते हैं प्लस j को j के साथ करते हैं। i को i के साथ करेंगे तो कहना है इसे 2 आएगा, j को j के साथ करेंगे तो कहना है इसे 3 आ जाएगा। तो ये a डॉट b आ गया, कहना है इसे अपॉन डिवाइडेड बाई बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जब भी हम केवल बी लिख रहे हैं तो इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो कहना है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2 के बराबर, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इसका स्क्वायर। कहना से आ जाएगा 5 अपॉन √2 के बराबर। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, व्हाई डिड वी डू द डॉट प्रोडक्ट, समझना। हमें निकालना क्या था, a cos थीटा। अंडरस्टैंड, दिस इज अ कंसेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम। हमें निकालना था a cos थीटा। हम कैसे निकाले, या तो हम पहले इन दोनों के बीच का एंगल निकाले, फिर हम उसका cos थीटा निकाले, और फिर हम उसको a से मल्टीप्लाई करें। इवेंचुअली मुझे निकालना यही है, यू कैन गो विद द लॉन्ग मेथड आल्सो। a cos थीटा निकालना है, क्यों, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, अभी अभी ऊपर बात करी हमने कि अगर मेरे पास एक ये लाइन है, अगर ये एंगल थीटा है, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो होता है a cos थीटा के बराबर, राइट। ये चीज समझ में आ रही है ना। तो हमारे पास ये अगर a cos थीटा के बराबर होता है तो हमें a cos थीटा हम कैसे निकालेंगे, या तो हम a निकाले और cos थीटा सेपरेटली निकाले और मल्टीप्लाई करें। कहना है इससे बेटर तरीका क्या है कि a डॉट b अगर मुझे करना है तो मुझे पता ही है a b cos थीटा, a डॉट b करना वेरी बहुत आसान है। इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। हमने इसके x कॉम्पोनेंट, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 5, और b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √2। तो हमने उसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, राइट। इज दैट क्लियर। ए cos थीटा इज सिंपल यार, ए cos थीटा, अच्छा इससे कंफ्यूज मत हो। अच्छा एक बार मैं समझा देता हूँ जस्ट इन केस अगर किसी को याद नहीं आ रहा है। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं ये मेरे पास x है और ये थीटा है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि सपोज इस ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ कैपिटल ए बी सी, इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा दिस राइट एंगल ट्रायंगल में, कहना है इट इज नथिंग बट ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है जो मुझे निकालनी है, ए सी की वैल्यू अगर मैं x बोल रहा हूँ तो ए बी क्या आ रहा है मेरे पास, x cos। कैन यू सी कि उसको मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि x को अगर मैं थीटा के डायरेक्शन में मूव करूंगा तो x cos थीटा आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसीलिए मैंने इसको सीधे सीधे 5/√2 लिख दिया। आई गेस अभी ये समझ में आ रहा होगा, राइट, है ना। अभी ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, अच्छा दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, समझना ध्यान से, जब उन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा और मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमें एक चीज पढ़ाई गई है दैट अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, अगर मैं उनका क्रॉस कर दूं, यार सबको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लीज वो मत करो, लिखने वाला समझने वाला है, केवल क्वेश्चंस जो तुम पूछ रहे हो अगर तुम्हें प्रॉब्लम में डाउट हो देन सेंड मी इन चैट, है ना। रिकॉर्डिंग पीडीएफ सारी चीजें मैं भिजवा दूंगा आफ्टर द क्लास, डोंट वरी, सब कुछ मिल जाएगा इसका, ठीक है, ओके। हमें ये पता है कि अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो हमें एक वेक्टर मिलता है जो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब क्या, समझ, सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर क्या, वेक्टर इज नथिंग बट अ लाइन, सपोज दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो मुझे जो सी वेक्टर मिल रहा है, सी वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर आल्सो, सी वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर आल्सो। मतलब अगर मैं किसी तरीके से ए क्रॉस बी निकाल लूं और मैं उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो कहना है से
मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि यूनिट वेक्टर होगा उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आई होप सबको ये बताया गया होगा कि ए और क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है। क्रॉस बी निकालने का तरीका, अभी वी हैव नॉट डूइंग द मैथ्स पार्ट ऑफ इट, बट ये तुम्हारे क्लास में कवर हो चुका है। नो, दिस इज 2, 2 और -1 लिखो, यहाँ लिखो 6 -3 और यहाँ पर k का 1 है। आई के साथ हम करते हैं, जब हमने आई किया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर हम लिखते हैं माइनस जे, जे को छुपाते हैं, आई को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो आई के साथ एक कंपोनेंट आएगा प्लस, जे के साथ एक कंपोनेंट आएगा प्लस, यहाँ पर एक के साथ, कुछ नेगेटिव आ सकता है ऑब्वियसली, है ना, आई एम जस्ट अज्यूमिंग की सारी चीजें पॉजिटिव आ रही है, बट कुछ नेगेटिव आएगा, ऑप्शन देख के पता लगता है एनी विच वेज, राइट। तो बस वो करा, डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, तो दिस वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल वेक्टर। दूसरी चीज मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें पता है कि दो वेक्टर, ये थोड़ा सा मेहनत पता है। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक आएगा कॉस थीटा का टर्म, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो कॉस 90 0। ये तुम देख सकते हो, मतलब ठीक है, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट मैं इसके साथ करूं या इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करूं तो 0 आना चाहिए। ये थोड़ा सा, इफ यू आर गुड एट डूइंग द मैथ्स तो तुम डॉट प्रोडक्ट करके भी ऑप्शन, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन चेकिंग, है ना, कि मैंने इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, इसका इसके साथ किया और मैंने देखा क्या वो 0 आ रहा है। अगर तो उसमें मुझे 5√17 को तो दिमाग लगानी ही नहीं है क्योंकि वो सब में कॉमन है, तो उसमें तो देखना ही नहीं है मुझे, है ना। तो बस केवल क्रॉस प्रोडक्ट से करना है तो ये मेथड है, डॉट प्रोडक्ट से करना है तो केवल इसका डॉट इसका, इसका डॉट इसका, किसी का भी जिसका भी दोनों केसेस में 0 आ रहा होगा तो भी हमारे पास आ जाएगा। गेटिंग द आइडिया? ओके। क्वेश्चन नंबर 7, दो वेक्टर्स हैं जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, देन वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट। ओके, समझना, जब दो वेक्टर हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, तो जो ए प्लस बी वेक्टर होगा, कैन आई से फॉर श्योर वो हमारे पास उसी प्लेन में होगा। समझना, प्लेन का मतलब क्या है, अगर ये ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है, कहना है ए प्लस बी वेक्टर पाइथागोरस थ्योरम से कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा, ए प्लस बी वेक्टर। और हमें पता है किसी भी चीज का ए क्रॉस बी वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर आता है, किसके, ए एंड बी बोथ के, तो कहना है ए प्लस बी फॉर श्योर परपेंडिकुलर होगा इसके, राइट, है ना। क्योंकि वेक्टर क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर इज नथिंग बट, उसको अलग से मत सोचो, वेक्टर इज नथिंग बट अ लाइन। अगर मेरे पास ये दो लाइंस है ना, तो इन दोनों का जो समेशन आएगा वो हमेशा इनके बीच में ही आएगा। अगर ऐसे रखिए तो भी बीच में आएगा, अगर ऐसे रखिए तो भी उसके बीच में आएगा, किसी भी तरीके से करोगे ए प्लस बी विल ऑलवेज बी बिटवीन देम और वो उसी प्लेन में होगा। एंड ए क्रॉस बी मुझे पहले से अभी अभी हमने ऊपर देखा तो वो हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, तो कहना है से हमारे पास वो ए क्रॉस बी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, लोगों को डाउट हो रहा है, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली उससे बता रहा हूँ तुम्हें। आई जे के कैप में लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। सपोज ए वेक्टर है मेरा आई कैप, एक एग्जांपल लेके बता दूं, ठीक है, ये जे कैप है, तो ए प्लस बी वेक्टर कहना है इसे आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं ए क्रॉस बी करो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आई क्रॉस जे, कहना है इसे आई क्रॉस जे हमारे पास होता है के कैप, कहना है इसे ये के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, राइट। अभी समझ में आ रहा है ना, हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड, उससे फर्क ही नहीं पड़ा, अगर नहीं भी इक्वल होता ना तो भी हमारा ये काम चल जाता। आई होप अनीशा यू गॉट दिस, राइट। ओके, जल्दी 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 भागते हैं, थोड़ा थोड़ा, रिबाउंड विद द सेम स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम हो सकता है तुम्हें वर्ड अभी नहीं पता हो, ये हमारा अगले चैप्टर में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, बट अगर 10th में पढ़ा हो मोमेंटम किसी चीज का डिफाइन कैसे है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जो है m इंटू वी। अच्छा, हमने 10th में ना नॉर्मली बहुत ज्यादा वेक्टर के बारे में बात नहीं करते, तो वहां पे बोलते हैं मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो हमें वहां पे ये नहीं बताया जाता है स्केलर है या वेक्टर है, या अगर पढ़ा होगा अच्छा वेरी गुड थिंग, बट अदरवाइज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम मास को स्पीड से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हमारा मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, हमें बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, किसी भी चीज का चेंज क्या होता है समझना, उसको हम नॉर्मली डेल्टा से डिनोट करते हैं। हमसे बोला जाए वेलोसिटी में चेंज तो डेल्टा वी, एक्सेलेरेशन में चेंज तो डेल्टा ए, किसी किसी भी चीज में चेंज अगर हम बात करते हैं तो उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू ऑफ दैट थिंग माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट थिंग। अब क्या है कहानी यार, हमें ये दोनों वेक्टर चीज है, हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, या तो हम एक्चुअली अपना ट्रायंगल लॉ लगाए या फिर हम उसको आई जे के कैप में लिख दें, वो ज्यादा आसान होती है जिंदगी। तो अब ध्यान से देखो,
अच्छा, अब ध्यान से एक चीज और देखो तुम, मास तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर मास मेरी स्केलर क्वांटिटी है तो मैं अगर यहाँ पे मास बाहर ले लूँ तो मुझे एक्टिव निकालना क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ज्यादा आसान ये है कि इसको भी आईजे के कैप में लिख दो, इसको भी आईजे के कैप में लिख दो, तो हमारे लिए आसान मल्टीप्लाई करना या माइनस करना या ऐड करना वो बहुत आसान हो जाता है। तो अब ध्यान से देखो, ये v1 वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा सा अलग से बना रहा हूँ सो दैट देखने में तुम्हें समझ में आए। मैग्नीट्यूड कितना है v, ये एंगल हमें अच्छा हमें एंगल कौन सा दिया है, वर्टिकल से एंगल दिया है थीटा के बराबर, समझना। प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे ये चीज कंफ्यूज मत करना कि जो ये एंगल गिवन है वो हमारा वर्टिकल से गिवन है। तो कहना है से ये हमारे पास एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक बार ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, यहाँ पे देख लो, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब बी का इस डायरेक्शन में। तो अब देख लो ध्यान से, हमें अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो जो हमारे पास इनिशियल वेक्टर है उसका जो हमारे पास y कॉम्पोनेंट है वो है v cos थीटा, और जो x कॉम्पोनेंट है वो है v sin थीटा। तो मैं एक बार तुम्हारे समझाने के लिए यहाँ पे आईजे के कैप में प्रॉपरली लिखता हूँ। ये मेरा फाइनल के लिए लिखा है, सॉरी ये मैंने इनिशियल के लिए लिखा है। एक बार फाइनल का भी डायग्राम बताता हूँ, फिर साथ में लिख लेंगे। फाइनली बॉल कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में, ये वाला एंगल थीटा दिया गया है, बॉल जा रही है ऐसे। तो कहना है से इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कहना है से वो हो जाएगा v sin थीटा के बराबर, है ना। तो हमारे पास अगर मैं फाइनल वेक्टर को अगर तुम्हें आईजे के कैप में लिखूं, तो अब देखो ध्यान से, फाइनल वेक्टर मेरे पास आईजे के कैप में क्या आएगा। अब मैं दोनों चीजें एक बार लिख के बता रहा हूँ। अच्छा ये चीजें ये मत सोचना कि मुझे मोमेंटम बहुत ज्यादा पता नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, जो जरूरत होगी वो मैं बताता जाऊंगा। तो ये फाइनल वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v sin थीटा आई कैप, क्योंकि ये प्लस आई डायरेक्शन में, सिमिलरली v cos थीटा जे कैप। सिमिलरली इनिशियल, इनिशियल को देखो ध्यान से क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल को ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में उसका पॉजिटिव कंपोनेंट है विच इज v sin थीटा आई कैप, एंड वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ है तो मैं ये लिख सकता हूँ v cos थीटा माइनस v cos थीटा जे कैप, राइट। तो जैसे मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, मैं डायरेक्टली माइनस करके लिखता हूँ, ठीक है। v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो कहना है v sin थीटा गायब हो जाएगा और यहाँ पर आएगा ट्वाइस v cos थीटा j कैप के बराबर। और इसका ना बहुत यूज होगा वंस वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो हमारे पास ये आया, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द ओनली द मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास उत्तर क्या हो जाएगा, ट्वाइस mv इंटू कॉस थीटा, ट्वाइस mv इंटू कॉस थीटा। अगर हमें ये नहीं पता होता कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो हम बोलते हैं यार इनिशियल भी मैग्नीट्यूड mv है, फाइनल भी मैग्नीट्यूड mv है, तो आंसर जीरो होना चाहिए। नो, अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं तो हमें पुराने वाले तरीके जो हमने पढ़े हैं, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो हम वही वाली चीज को हम रिप्लेस कर रहे हैं, किसको, जो हमारे पास वेक्टर वाली जो चीजें हैं, अगर वो वेक्टोरियल एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है तो हम उसको आई जे के कैप में करके करते हैं, तो नॉर्मली इजी होता है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें फिर दो वेक्टर्स को, फिर ये लिखेंगे हम, दूसरे वेक्टर को माइनस बनाएंगे, फिर हम उसका एडिशन करेंगे, सो इट्स ऑलवेज इजियर, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा। इज दैट क्लियर, गेटिंग द आइडिया ना? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर मेरे पास एक कार यूनिफॉर्म टर्न्स लेफ्ट रिमेन चेंज आफ्टर टर्निंग चेंजिंग, ओके, समझना, दिस प्रॉब्लम इज कंसेप्चुअली इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हमें क्या बोला है कि गाड़ी जा रही है नॉर्थ में कितने से, 50 किलोमीटर पर आवर से, इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न थ्रू 90 डिग्री। अच्छा मैं अगर सीधे जा रहा हूँ तो मेरे लिए लेफ्ट टर्न क्या होगा, ये वाला। मैंने एक लेफ्ट टर्न लिया बट मैंने स्पीड अपनी वही रखी विच इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 डिग्री का मैंने लेफ्ट टर्न लिया है। हमको क्या बोला गया, चेंज इन वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो कहना है से ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी। फिर से ध्यान से देखो, मैं वेक्टोरियल तरीके से करूंगा, आई जे के कैप से बहुत आसान है प्रॉब्लम। मैं वी आई को ये लिख सकता हूँ 50 जे कैप, वी फाइनल को लिख सकता हूँ माइनस 50 आई कैप। चेंज इन वेलोसिटी अभी अभी बताया मैंने, किसी भी चीज का चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ दैट माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट, किसी भी चीज की फाइनल और इनिशियल वैल्यू, राइट, गेटिंग आइडिया। तो फाइनल वैल्यू क्या है, माइनस 50 आई कैप, इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव थी और ये एक माइनस अपने आप है, तो कहने से मैं आप लिखूंगा 50 जे कैप के बराबर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। हमको बोला गया बस यही बताना है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक ये वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कहना है से अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो कहना है से ये हो जाएगा 50 रूट 2। पहली चीज, तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कहना है से ये दोनों वेक्टर जो है, कहना है से वो माइनस आई और माइनस जे में, मतलब कुछ इस टाइप से है। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है नॉर्थ वेस्ट और एक है, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। मेरे लिए नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट वेस्ट।
तो देखो ध्यान से, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है मेरा फाइनल आंसर, मेरा आंसर ये होगा। अच्छा, आंसर पे बताओ। पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना। नॉर्थ वेस्ट अगर मेरे पास होता, नॉर्थ वेस्ट आता ये, नॉर्थ वेस्ट कब आता जब मेरे पास अगर यहाँ पर जे में प्लस होता और हमारे पास एक्स में माइनस होता, तब आता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, कई बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में, चैट में भेज रहे हैं कि सर ये वाला और ये वाले में डिफरेंशिएट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने दिमाग लगाई नहीं, मैंने बोला ये गाड़ी पहले ऐसे जा रही थी, उसने लेफ्ट टर्न लिया, गाड़ी ऐसे चलने लगी, तो मैंने आई और जे कैप में दोनों वेलोसिटीज लिखी, मुझे पता ही नहीं मुझे कि फाइनली आंसर क्या आएगा। मैंने तो सिंपल लिखा आई और जे कैप में इनिशियल और फाइनल। चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ दैट माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट। तो मैंने वो कर दिया। जैसे ही मैंने देखा कि यार एक्स में भी माइनस है और वाई में भी माइनस है, तो कहना है मेरा रिजल्टेंट एक्स में माइनस और वाई में माइनस के हिसाब से यहाँ कहीं आएगा। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। अच्छा, डोंट गेटिंग द आइडिया ना, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, किसी को डाउट हो रहा है क्या अभी भी? नहीं, क्लियर है ना? ओके, ठीक है। या जे डायरेक्शन, ये हमारे पास जो हम हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में जब जाती है चीजें, तो हम उसको प्लस जे बोलते हैं। ये तो यार स्टैंडर्ड कन्वेंशन वेक्टर में पढ़ा होगा। ये प्लस आई होता है, ये प्लस जे होता है, ये माइनस आई होता है, ये माइनस जे होता है। एक बार क्लास नोट्स में देखना, ये सारी चीजें कवर करी गई है ऑलरेडी, ठीक है। ये प्लस आई, प्लस जे, माइनस जे। तो जब हमारी गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको प्लस जे लिखते हैं, है ना। जब उसने लेफ्ट टर्न लिया तो वो पीछे के मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको माइनस आई लिखा है, दोनों को माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो अच्छा, ये डाउट, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा है, आई गेस। हाँ, ओके, ये क्लियर है ना? ओके। अच्छा, व्हाट इज द डाउट? But in the diagram, we draw the resultant vector will be northwest direction. In the diagram, we draw the resultant. No, no, we are. ओ अच्छा, अच्छा कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, समझना, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, श्रद्धा, यस यू हैव दिस डाउट। हमारी वी आई है, वी एफ ये है, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर मुझे बोला इन दोनों का एडिशन करो, तो मेरे पास नॉर्थ वेस्ट आता। अंडरस्टैंड? हम एक को दूसरे से माइनस कर रहे हैं, मतलब जो मेरे पास वी आई है। अच्छा, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट हम कभी नहीं करते हैं, हम निगेट करके दूसरे वेक्टर को हम ऐड करते हैं। तो जो ये मेरे पास लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी आई। तो मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये मेरे पास माइनस वी आई आएगा और इन दोनों को ऐड करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके, ओके, गुड। हाँ यार, कुछ ऐसे कंसेप्चुअल डाउट होना तो प्लीज मुझे बताना, आई विल एक्सप्लेन दैट, बिकॉज कंसेप्चुअली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द आंसर राइट, तुम्हें पता होना चाहिए व्हाई यू आर राइटिंग दैट स्टेप, है ना। जस्ट बिकॉज कि मुझे आंसर पता लग गया है और फिर मैंने सोचा अच्छा मैंने ये गलती करी, दिस शुडंट बी द केस। हमेशा याद रखना कि वो ये होना चाहिए, ईस्ट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। ईस्ट नहीं, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। अच्छा, किसी को ये डाउट हो रहा है कि ईस्ट, नो ना, लेफ्ट इज वेस्ट। हाँ, अच्छा, किसी को डाउट हो रहा है ये, आई गेस। नहीं नहीं, ओके, लेफ्ट इज वेस्ट या। अच्छा, ये यही होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट राइट में होता है, वेस्ट पीछे होता है। यार वेस्ट बंगाल यहाँ पर आता है ना, वेस्ट बंगाल इज वैसे। ओके, ठीक है यार, ये याद करना है यार तुम्हें, ये तो पता होना चाहिए यार, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट किस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, याद कर लोगे जस्ट इन केस। ओके, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज ऑन ईस्ट। अच्छा, सब लोग, बहुत सारे लोगों ने बताया, दैट्स हाउ आई आल्सो रिमेंबर कि वेस्ट बंगाल इज इन ईस्ट। तो हमारे वेस्ट बंगाल मैप में उधर आता है। अब उधर मतलब समझ गए ना, मैप के हिसाब से, तो इसीलिए दैट्स हाउ आई रिमेंबर। ऐसे यार याद रखो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, इतना डिस्कशन नहीं करते हैं कि ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है, सबको पता है। ओके, द पोजीशन। अच्छा, अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड नाउ। फिजिक्स ना, मैकेनिक्स स्पेसिफिकली दो पार्ट में डिवाइड है। जितना हमने अभी अभी ऊपर देखा, ये वेक्टर वाला पार्ट, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये फिजिक्स का पार्ट मतलब प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, बट वेक्टर जितनी भी चीजें हैं थ्रू आउट द, जितना हम 2 साल पढ़ने वाले हैं, हर बार ये सारी चीजें जितनी भी तुमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो तुम पढ़ने वाले हो, ये सब इट इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, फिजिक्स को इजी बनाने के लिए। वैसे तो हमारी जिंदगी खराब करी है न्यूटन ने, बट लेकिन हाँ, हमारे लिए वो आसान करने के लिए हम कैलकुलस पढ़ते हैं, ठीक है।
पूरी मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज काइनेमेटिक्स एंड वन इज डायनेमिक्स, जो हम न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। डायनेमिक्स में तुमने ध्यान दिया होगा, काइनेमेटिक्स में ना हम टाइम की बात करते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते हैं कि गाड़ी को कौन चला रहा है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। सेकेंड पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स विच इज डायनेमिक्स, जो न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट होता है, वहां पर हम कॉज की बात करेंगे कि हु इज, व्हाट इज दैट फोर्स, व्हाट इज दैट पुश एंड पुल फोर्सेस जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वहां पर कॉज पढ़ेंगे। तो kinematics is a totally separate part of mechanics. Please understand this is a very interesting and remember this कि हर एक चैप्टर से एक प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो प्लीज डोंट मिस आउट एनी चैप्टर। एंड क्योंकि पूरी मैकेनिक्स इंटर रिलेटेड है, तो जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है, प्लीज डू इट रिचुअली। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, जिसको अगर कुछ डाउट हो थ्योरेटिकली, है ना, मैथ्स वाले पार्ट में अगर डाउट होगा तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा जितना हो सकता है विद इन द टाइम लिमिट। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अभी हम बहुत सारी चीजें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली देखने वाले हैं, श्योर पढ़ी हुई होगी। ओके, क्या बोला गया, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलेरेशन, acceleration at time t of the particle will be equal to 0 where t is equal to what। हमको क्या बोला गया है, x दिया है at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। क्या बोला गया है हमें, हमें बोला गया है कि बताओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। ठीक है, तो पहले मुझे एक्सेलरेशन पता तो हो, तब तो मैं उसको जीरो के इक्वेट करूंगा। अभी तो मुझे ये पता है कि उसकी पोजीशन क्या है, तो हमें पहली चीज बताई गई है कि वेलोसिटी और पोजीशन में आपस में क्या रिश्ता होता है, v इज इक्वल टू होता है dx by dt। एंड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिश्ता होता है कि उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आता है। राइट, खत्म। ये सबको समझ में आ रहा है, सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, जल्दी से समझ लो एक बार ध्यान से। इसको डिफरेंशिएट एक बार मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, ए कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, माइनस का माइनस लिखा, बी का बी लिखा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, बट मुझे एक्सेलरेशन जीरो बताना है, तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2a कांस्टेंट, यस, t का डिफरेंशिएशन केवल हो जाएगा 1 माइनस 3b कांस्टेंट, यस, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वापस से हो जाएगा 2t। अब ये बोल रहे हैं कि बताओ एक्सेलरेशन जीरो कब है। जो चीज बोली है जीरो करना होगा उसको जीरो के बराबर कर दो। तो कहना है यहाँ से आ रहा है मेरे पास 2a बराबर 6bt, तो t की वैल्यू आ रही है a बाई 3b, जो भी है a बाई 3b। गेटिंग आइडिया, है ना, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, अगर किसी को अगर डाउट होगा तो आई एम श्योर ये डाउट हो सकता है सर डिफरेंशिएट कैसे करना है ना। अगर वो डाउट है तो प्लीज एक बार गो बैक टू योर नोट्स, है ना, उसके बाद तुम वापस आके इसको अगर देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, जस्ट इन केस अगर किसी को डाउट हो, बट आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। ओके, वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया गया है इन 2 सेकंड में, 60 मीटर इन 4 सेकंड। द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम नॉर्मली किसको बोलते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। हमको बोला गया 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई है 30, है ना। तो हमें पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कौन सा एक फॉर्मूला है जो हमें पता है ऑलरेडी, v इज इक्वल टू a प्लस ct, और कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है जो वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करता हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स रिलेट विद वेलोसिटी विद डिस्टेंस, है ना। तो हमें क्या बोला गया है, बहुत सिंपल सी चीज है, क्या, u हमें पता करना है, 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 30 हो गई है, तो 30 इज इक्वल टू u प्लस a की वैल्यू a हमें दिया नहीं है ना, t मतलब बोला है 2 सेकंड। ठीक है, फिर बोला है 60 मीटर पर सेकंड हो गई है 4 सेकंड में, है ना। तो अभी फिर से दोबारा ये इक्वेशन लगा रहा हूँ फॉर 4 सेकंड, तो कहना है इसे यहाँ पे लिखूंगा 60 इज इक्वल टू u प्लस 4a। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, 2 इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली तुम्हें सॉल्व करनी है, u और a दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब बेसिकली इससे एक से a निकालो दूसरे में डालो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, स्पीड ऑफ द कार is u, minimum distance over which it can be stopped is s। Speed of the car, minimum distance can be stopped, speed becomes nu if the speed becomes minimum distance can be stopped during the same time। अच्छा, सवाल समझना क्या बोला गया, एक गाड़ी थी मेरे पास जो u स्पीड से मूव कर रही थी। ठीक है, हमको बोला गया इसको रोकने के लिए इसको ऐसे डिस्टेंस और चलना था। हम किसी चीज को रोकते कैसे, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ बहुत स्पीड से, ठीक है, अब मुझे रोकना है तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक लगाऊंगा। तो ऐसा तो होता नहीं है कभी भी कि ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक गई तुरंत, है ना, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड कम होती है। तो उसी चीज जितनी रेट से उसकी स्पीड कम होती है उसको हम बोलते हैं उसका रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। राइट, गेटिंग द आइडिया, है ना। तो मेरे पास इसके पीछे की तरफ आई स्पीड,
हमें क्या बोला, अच्छा एक चीज और समझना, कई बार ऐसा लगता है हमको प्रॉब्लम में ना कि यार सर ये तो दिया नहीं है, वो तो दिया नहीं है ना, हमसे वो पूछा गया। ऑलवेज रिमेम्बर, जितनी चीजें दी नहीं है ना तो सब मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा वो एलिमिनेट होगी ही होगी। ऑलवेज रिमेम्बर, इट विल ऑलवेज बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तब देखो ध्यान से, मुझे यू एस और ए में कौन सा रिश्ता पता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, तुम्हें पता है इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square is equal to u square plus 2as, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यस, इनिशियल वेलोसिटी u हमें जो गिवन है प्लस ट्वाइस, एक क्योंकि वो रिटार्डेशन है, ये एस डिस्टेंस में रुक रहा है। गेटिंग आइडिया है ना? अब देखो यहाँ पे फिर क्या बोला, अगर हमने दूसरे केस में उसकी स्पीड एन यू कर दी, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऐसे डैश हमको पूछा गया है सच दैट, अच्छा ड्यूरिंग द सेम टाइम में वो रुक जाए, सेम टाइम में रोकना चाह रहे हैं। अच्छा पहले वाले से अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना टाइम लग रहा है तो मैं लगाऊंगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल ये जीरो, u की वैल्यू u, a की वैल्यू माइनस ए इंटू टी, तो पहली वाली कितने देर में रुक रही है, u अपॉन ए टाइम में। ठीक है, अब मुझे रोकना है इसको सेम उसमें, तो हम क्या करेंगे, सेम टाइम में रोकने के लिए कहना से फिर से मैं लगाऊंगा, इसकी स्पीड है एन यू इज इक्वल, समझना मैं फिर से लगा रहा हूँ, ध्यान से समझना, लगा क्या रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, डोंट गेट कंफ्यूज, है ना। फाइनल स्पीड जीरो क्योंकि वो रुक गया है, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी हो गई, एन यू प्लस ए का काम कौन कर रहा है, माइनस है इंटू टी, राइट। तो हमारे पास नया वाला टाइम कितना आ गया, एन ए के बराबर, सॉरी कैन बी स्टॉप ड्यूरिंग, अच्छा समथिंग इज, इन्होंने क्या बोल दिया है, नहीं अच्छा ये इक्वेशन की जरूरत नहीं थी, हमें तो यही लगाना था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एस डैश है ना, यहाँ पे यू डैश फाइनल वो रुक रहा है, यू डैश की जगह मैं लिखूंगा एन यू, तो एन यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए की जगह लिख रहा हूँ माइनस है इंटू एस डैश, एस डैश की वैल्यू देखो क्या आ रही है, एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन टू ए के बराबर। पहले वाले देखो, पहले वाले इक्वेशन से मेरे पास एस क्या आया था, यू स्क्वायर अपॉन टू, इसको रिप्लेस कर दो, यू स्क्वायर अपॉन टू ए को रिप्लेस कर देंगे तो मेरे पास उसकी जगह एस लिख देंगे, तो ये क्या आएगा, एन स्क्वायर एस के बराबर। गेटिंग आइडिया है ना। हाँ ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं थी अपने को यूज करने की, है ना, सीधे सीधे ये यूज करना। अच्छा ये करके ही पता लगेगा कि हमको कौन सा यूज करना है या नहीं करना है ना। गेटिंग आइडिया ना, ये केवल अपने को एनी विच वेज ये हमने लिखा, मुझे भी लिख के ही पता लगा, अच्छा ये तो फालतू में यूज किया, है ना, हमें तो केवल इसी से, तो एज सुन एज यू विल आल्सो स्टार्ट डूइंग, तुम्हें समझा, अच्छा ये फालतू में, हमने ये सब काम फालतू में करा। गेटिंग आइडिया, ओके, cool cool cool, okay, अब ball is released from the top of the tower, it takes time t to reach over to the position of the after time t by 3, okay, समझना। जब भी ये पूरी काइनेमेटिक्स की कहानी लिखी हो ना, कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ना उसका एक रफ डायग्राम बना लिया करो, उससे क्या होता है, डायग्राम बनाने से हमें जो कई बार ना, अच्छा ये तो चलो दो लाइन का प्रॉब्लम है, कई बार ना प्रॉब्लम तीन चार पांच लाइन का होता है, जब तक हम नीचे नीचे पढ़ते हैं ना, ऊपर वाला हम भूल जाते हैं कि क्या लिखा था, है ना। जैसे यहाँ पर हमें बोला कि h हाइट से पार्टिकल को गिराया, अच्छा जब भी किसी चीज को रिलीज करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है हमेशा जीरो, जहां से हमारा मोशन पार्टिकल का स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं t इज इक्वल टू जीरो, और फिर हम बोलते हैं जहां पर मोशन खत्म होता है उसको हम t इज इक्वल टू जनरल टाइम t, इन्होंने कैपिटल टी बोला है तो कैपिटल टी बोल देते हैं। इसको हमसे पूछा जाता है अगर टाइम कितना लग रहा है, वैसे तो हमें ये याद होना चाहिए, अंडर रूट टू एच बाई जी लगता है, बट आई एम जस्ट क्विकली टेलिंग यू इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नेगेटिव लेते हैं, नीचे से ऊपर वाली चीजों को क्वांटिटीज को पॉजिटिव लेते हैं, तो जहां से हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है उसको हमेशा ओरिजिन बोलेंगे, उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो लिखूंगा माइनस एच, यू जीरो है प्लस हाफ ए, कंटिन्यूसली हमारा जी लग रहा है नीचे की तरफ तो मैं लिखूंगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, है ना। ये वैसे इवेंचुअली ना तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए, ये वाली कि टी होता है अंडर रूट टू एच बाई जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होता है। हमको क्या बोला गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर टाइम t by 3, t is equal to 0 पे लेट्स से t is equal to t by 3 टाइम, जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस, t is equal to t by 3 पे लेट्स से वो यहाँ पहुंची है, ये वाली, ठीक है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ एच डैश, तो कहना है इसे एच डैश की वैल्यू जो हमने यहाँ पे काम करा है उसको रिपीट कर दो, हाफ जी, टी का काम कौन कर रहा है, टी बाई थ्री, तो कहना है इसे कितना आ जाएगा, हाफ जी यहाँ पर स्क्वायर, सॉरी टी बाई थ्री स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 आएगा, इस पूरे मसाले को हाफ जी टी स्क्वायर को मैं वापस से एच लिख सकता हूँ, तो कहना है इसे एच बाई 9 आएगा,
कई बार जल्दी में लोगों से ये गलती होती है कि हम ये सॉल्व करते हैं, हम बोलते हैं अरे H/9 आंसर आ गया। हमको ध्यान से देखना, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमको बोला गया है फ्रॉम ग्राउंड, ये हमारा आया है जहां से रिलीज करा है, तो कहना ऐसे जो बची हुई डिस्टेंस है h माइनस h डैश इज माई आंसर, विच इज h माइनस h/9 विच इज 8h/9। गेटिंग आइडिया? एच डैश में जी नेगेटिव लेना चाहिए ना, बिल्कुल 100%। कई बार लोगों को ये आदत होती है कि यार ये माइनस माइनस और कैंसिल हो रहा है, हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम्स ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं ना, जहाँ पे कुछ प्लस है कुछ माइनस है, ये माइनस माइनस लिखो और कैंसिल करो। जितनी सारी चीजें नेगेटिव है उसको नेगेटिव ही लिखना है और बाद में कैंसिल करना है। रिमेम्बर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं है। एक्सेलरेशन, अच्छा, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन, अच्छा कुछ लोगों को लग रहा है कि एक समन इज आस्किंग कि सर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, बट अगेन किसी भी चीज का एक्सेलरेशन रिटार्डेशन टू बी ऑनेस्ट डिफाइन कैसे, व्हेनेवर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, है ना, वेलोसिटी पीछे है और एक्सेलरेशन भी उसका पीछे, ये दोनों एक्सेलरेशन के केस है। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट है, ऐसे या फिर ऐसे, ये सब रिटार्डेशन के केस हैं ये दोनों। यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन कोई बोल रहा है हो रहा है, यस, तो हमारा एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पॉजिटिव या नेगेटिव से डिफाइन नहीं है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों से डायरेक्शन में, देन विल से बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। इफ दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन विल से बॉडी इज डिसेलरेटिंग। इट इज फ्री फॉल, यस, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, सब कुछ सही है, बट ये माइनस का मतलब रिटार्डेशन नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, गॉट इट, ओके, गुड। A stone is dropped from the top of a tower height at 1 second. Another stone is dropped from balcony 20 meter below the. Okay. इतनी कहानी लिखी, मैं खुद भूल गया क्या था, क्या करना था। अभी अभी बोला सारी चीजें हम ड्रॉ करेंगे। ये मेरा स्टोन, ये मेरी बैल्कनी, बैल्कनी नहीं जो भी है, एच हाइट से मैंने ड्रॉप करा। 1 सेकेंड बाद मैंने एक और स्टोन ड्रॉप करा, एक किसी नीचे वाले किसी इंसान ने 20 मीटर नीचे, दूसरे इंसान की छत थी, छत नहीं थी, विंडो थी, ठीक है, समझना क्या लिखा। पहले पहले स्टोन को यहाँ से ड्रॉप करा, 1 सेकेंड के बाद, तो अच्छा जहां से हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे दूसरा स्टोन ड्रॉप करा गया 20 मीटर नीचे। क्या बोला गया, ये दोनों बॉल सेम टाइम पर पहुंच रहेंगे, t इज इक्वल टू टी टाइम पर, ठीक है। हमको बोला गया है कि बताओ एच की वैल्यू क्या है, ओके। दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, ठीक है। क्या करें, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, टी। अभी अभी ऊपर लिखा, अच्छा फिर अब मैं, अच्छा मैंने बताया तो मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, बट वो माइनस कैंसिल होता है जस्ट इन केस यहाँ पर यूज जीरो इसलिए, बट ठीक है। अभी मैंने बताया बोलोगे, अभी बोला खुद ही माइनस नहीं लिख रहे हो, ठीक है, तो मैं माइनस लिख दे रहा हूँ तुम्हारी तसल्ली के लिए। तो पहली इक्वेशन आई मेरे पास, हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट। दूसरी बॉल को देखो, दूसरी बॉल को t इक्वल टू 1 सेकेंड पे छोड़ा और t इक्वल टू टी पे नीचे आ रही, तो कहना है इसको कितना टाइम मिला, इसको तो t-1 टाइम मिला ट्रैवल करने का, समझना। मैंने 1 सेकेंड बाद छोड़ा, सपोज इसको नीचे पहुंचने में 10 सेकेंड लग रहे हैं, मैंने इसको 1 सेकेंड बाद छोड़ा और ये सेम सेम टाइम पे पहुंची, तो कहना है उसको तो केवल 9 सेकेंड मिले ना दूसरी वाली बॉल को ट्रैवल करने के लिए, राइट। तो कहना है ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी हो गई है, h-20। अब मैं यहाँ से यहाँ तक लगा रहा हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझना। s का काम कौन करेगा, ये, बट माइनस लगाऊंगा मैं, समझना ध्यान से। ये मैग्नीट्यूड है, तो मैं यहाँ पर प्लीज अंडरस्टैंड मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। ये मैग्नीट्यूड है h-20, और ये माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मैं नीचे आ रहा हूँ, है ना। समवन इज राइटिंग माइनस h-20, नो, प्लीज अंडरस्टैंड, माइनस h नहीं है वो, h-20 में माइनस है। अच्छा नहीं समझा, ओके। ये जब मैंने h लिखा था तो आई होप ये समझ में आएगा माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो कहना है से वो माइनस लिखूंगा, वो समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा किसको डाउट था, अच्छा, ये चैट में ना मैं खुद भूल जाऊंगा कि किसने पूछा था, है ना, प्लीज एक बार बोल देना अगर समझ में आ गया। ये माइनस लिखा था, फिर मैंने देखा ये 20 मीटर नीचे से फेंका, तो कहना है से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, h-20 में। इस बॉल के लिए नया ओरिजिन क्या हो गया, ये वाला, उसके रिस्पेक्ट में कितना नीचे जा रहा है, h-20 जा रहा है, और नीचे कितना जा रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। अच्छा यश, एक बार समझना,
इसके रिस्पेक्ट में मैं अगर h की वैल्यू 100 मीटर ले लूँ, समझना 100 मीटर लूँ तो यहाँ पर -100 आ रहा है। जब मैंने यहाँ से छोड़ा तो कहना है वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 80 मीटर। बट जब मैं इक्वेशन में लिखूंगा तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 80 मीटर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर h-20 लिखूंगा तो वो +80 आएगा, और फिर जब मैं एक माइनस लगाऊंगा देन इट वुड बी -80। आई होप अभी ये क्लियर हो रहा होगा तुम, राइट? ओके, गॉट इट? ओके, ये लिखा इज इक्वल टू हाफ, एक g की जगह लिखूंगा -g t। इसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, कहना से पर पूरा टाइम t लगा है। इसको 1 सेकंड कम मिला तो कहना से यहाँ पर लिखूंगा t-1 का होल स्क्वायर। आई होप अभी ये इक्वेशन क्लियर हो रही होगी, राइट? ओके, कूल। कहना से ये दो इक्वेशन है और मेरे पास दो अननोन है। कौन से दो अननोन है? g तो मुझे पता होता है, मुझे h और t दो अननोन है। मुझे क्या पूछा गया था प्रॉब्लम में? h पूछा गया था। कहने से मैं इस इक्वेशन से t निकाल के इसको कर दो, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, या यू कैन जस्ट क्विकली डिवाइड इट, या h को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, हाफ gt स्क्वायर, एंड हाफ gt स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t एंड देन पुट दैट वैल्यू ऑफ t इन द ओरिजिनल इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। अच्छा, मैथ्स नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना? तो आई गेस तुम्हारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उन दोनों को सॉल्व करना है। तरीका मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने का। क्या होता है कि क्या करो तुम यहाँ पर इस माइनस को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, तो h और h कैंसिल हो जाएगा, t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। जैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फिर हमारे पास t आ जाएगा। जैसे ही t आएगा उसको ले लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, अभी भी लोगों को डाउट है, एक बार मैं लास्ट रिपीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, तुम h की कोई एक वैल्यू लो, लेट्स से 100 ली मैंने, है ना? तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 80। बट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना नीचे जा रहा है? 80, बट -80। जैसे, अच्छा, अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, द सेम लॉजिक इज अप्लाइंग हियर। मैग्नीट्यूड उसका h-20 है और ये माइनस लगाया था, उसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है, वही सेम लॉजिक के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। गेटिंग द आइडिया? ओके, नाउ यू गॉट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, अभी और सेम टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, तुम्हें थोड़ा सा और प्लस माइनस वाली चीजों से क्लियर होगा, ठीक है? सिंपल बट सॉल्विंग दीज इक्वेशन, यार इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। जितनी देर में मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ ना, इसको देखो, जैसे तुम यहाँ पे लिखोगे, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ माइनस को पूरे में, तो यहाँ पे क्या लिखा है? h-20 इज इक्वल टू हाफ जी टी -1 का होल स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है। इस h को यहाँ पर ये जैसे ही रिप्लेस करोगे और इस t-1 के होल स्क्वायर को खोलोगे, कैन यू जस्ट सी दैट हाफ जी टी स्क्वायर का एक टर्म आएगा, है ना? वो इस टी स्क्वायर के टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो टी में केवल एक ही इक्वेशन आएगी, सिंपल एक इक्वेशन। That someone is saying that it is lagging, right? Why it is? क्या सबको आवाज आ रही है ना? अच्छा, किसी अच्छा आ रही है यार। someone is saying it's lagging, no, है ना? अच्छा, जिसका लैग कर रहे हैं ना, प्लीज एक बार आउट करके एक बार वापस से ज्वाइन कर लो। अच्छा, नहीं, बाकी लोगों को आ रही है, कोई लैग नहीं हो रहा। अच्छा, अच्छा किस अच्छा, जिसको आ रही है ना प्लीज एक बार रीज्वाइन कर लो, बाकी सबको सही आ रही है बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड इज मैक्सिमम हाइट, एंड स्टोन सेम पॉइंट विद द मैक्सिमम हाइट h, व्हाट इज ये? तो देखो, जिंदगी में बहुत आसान प्रॉब्लम है, ठीक है? ओके, समझना। अगर मैंने किसी, अच्छा, ये फॉर्मूला प्लीज रिमेंबर नाउ दिस फॉर्मूला। अगर मैं किसी स्पीड, इस पेन को अगर मैं u स्पीड से फेंकूं तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट जाता है? रिमेंबर दिस, इट गोज अप टू अ हाइट u स्क्वायर अपॉन 2g। एक बार मैं तसल्ली के लिए तुम्हारे बता देता हूँ कैसे आता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल जिस जगह पे मैक्सिमम हाइट होगी उसकी ये 0, u स्क्वायर प्लस 2 ए का काम करेगा -g, क्योंकि कंटिन्यूसली जी लग रहा है, और जितनी हाइट होती है उसको h बोलो, तो h की वैल्यू आती है u स्क्वायर बाई 2g। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं किसी पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूँ तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है? क्या बोला गया? देखो, सेकंड वाले केस में, अगर हमने सेकंड वाले केस में उसको 2u स्पीड से फेंका है तो इसकी हाइट को h बोला है। तो u का काम कौन कर रहा है? 2u, तो कहने से हो जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन 2g। u स्क्वायर अपॉन 2g को h लिख दो, तो कहने से 4h आ जाएगा, है ना? सिंपल, सुपर सिंपल प्रॉब्लम है ये तो, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने जैसा, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 16। पार्टिकल इज बॉडी ऑफ वर्ड। यार दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, है ना? इसकी इक्वेशन लगा रहा हूँ, इसके बाद ना मैथ चाहिए टू बी ऑनेस्ट, है ना? एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इस प्रॉब्लम में, देखना। एक बॉल को हमने u स्पीड से ऊपर फेंका फ्रॉम टॉप ऑफ अ टार। लेट्स से मैंने h हाइट का एक टार था, मैंने वहां फेंका,
u स्पीड से, उसको ऊपर से नीचे तक आने में टाइम लग रहा है t1, t इज इक्वल टू t1, ठीक है। इफ इट इज थ्रोन वर्टिकल डाउनवर्ड, सेकंड केस में मैंने क्या करा, सेम पार्टिकल को u स्पीड से नीचे फेंका, उसको ग्राउंड तक आने में टाइम लग रहा है t2। फिर बोला कि अगर मैंने सेम पार्टिकल को मैंने रिलीज करा, तो उसको ग्राउंड तक आने में जो टाइम लग रहा है उसको बोला है t3। हमें t1 t2 t3 में एक रिश्ता बताना, ठीक है। गेटिंग दैट? अच्छा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ना तुम्हें ये मैं पीडीएफ भिजवाता हूँ क्लास के बाद, लेक्चर पूरा रिकॉर्डेड सारी चीजें भिजवाऊंगा। हमारे पास टाइम कम है, सो प्लीज एक बार अंडरस्टैंड करो, ये सारी चीजें तुम्हें वापस समझ में मिल जाएंगी, डोंट वरी, है ना। दोबारा तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें रेफरेंस के लिए आई सेंड यू, है ना। तो अभी पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम अभी जिसको जिसको ये प्लस और माइनस में डाउट हो रहा था, मैं यहाँ पर एक सारी चीजें बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट प्लस माइनस। प्लीज ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दिस माय फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। पार्टिकल मेरा यहाँ से पूरा ऊपर घूम के जा रहा है, जहां से पार्टिकल स्टार्ट करता है अपना मोशन वो मेरा ओरिजिन है। फाइनली वो जहां पर लैंड करता है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो नीचे लैंड कर रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस एच। अच्छा, मैं कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूँ, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन, राइट। मैंने उसको ऊपर फेंका है, तो क्या ऐसे मैं लिखूंगा प्लस यूटी प्लस हाफ ए का काम करता है यहाँ पे माइनस जी, इंटू उसको टाइम कितना लग रहा है टी1 स्क्वायर। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन पहले वाले के लिए। सेकंड वाले केस के लिए इक्वेशन क्या आएगी, फिर से ये नीचे जा रहा है, यस, तो माइनस एच। मैंने उसको नीचे थ्रो करा है, तो माइनस यू। उसको टाइम कितना लग रहा है t2। ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे, तो कहना ऐसे। प्लीज पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द हाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, फाइनली जा कहाँ रहा है, नीचे, तो माइनस एच। यू की वैल्यू है 0, हाफ ए का काम कर रहा है माइनस जी, और उसको कितना टाइम लग रहा है t3। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। क्या बोला गया है प्रॉब्लम में, t1 t2 और t3 में रिश्ता बताओ, समझना। अब ये ध्यान से देखोगे तुम, अगर इन तीनों इक्वेशंस, अच्छा किसी को डाउट होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर ये ना ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं या फिर h को रिप्लेस कर दूं, सारी चीजें करने का तरीका क्या है, ये केवल मैथ्स है, प्योर मैथ्स है, ठीक है। प्योर मैथ्स कैसी है कि मुझे इन तीन इक्वेशन में से h और u को एलिमिनेट जैसे ही तुम करोगे किसी भी तरीके से कर सकते हो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। दूसरी चीज एक समझो, अगर मुझे किसी चीज का टाइम पूछा है, तो ये आंसर तो वैसे ही नहीं हो सकता, दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब क्या है, ये होता है सेकंड में और ये होता है सेकंड में। सेकंड को मैं सेकंड से डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो सेकंड की यूनिट आ ही नहीं सकती है, तो ये डायमेंशनली मैं देख के ही बोल दूंगा गलत है। दूसरी चीज, अच्छा इन्होंने ना थर्ड वाले को बोला है, इन्होंने t3 नहीं बोला है, थर्ड वाले को t बोला है, वो t के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, वो जो मैंने t3 लिखा है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन मैंने कैसे लिखी, पार्टिकल मेरा यहाँ था, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, बॉल को जैसे ऊपर फेंकते हो फिर वो नीचे आती है, राइट। तो फाइनली वो कहाँ पर गिर रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नीचे, नीचे गिर रहा है, तो मैंने लिखा माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने ऊपर फेंका है, तो मैंने लिखा है प्लस यू, ठीक है। जी हमारा ऊपर जा रहा हो पार्टिकल या नीचे जा रहा हो, कहने से हमेशा जी माइनस जी होगा, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखिए। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। ओके, अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम जस्ट क्विकली टेलिंग यू। यहाँ से h की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो t1 और t3 में एक रिलेशन आएगा जिसमें u भी होगा। सिमिलरली इस h को उठा के यहाँ रखो, फिर से t1 और t3 में, t2 और t3 में एक रिलेशन आएगा जिसमें फिर से u होगा। दोनों के u को जैसे इक्वेट करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना मैथ्स वाला काम है, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा, इट विल टेक टाइम, बट आइडिया क्या है, रिपीट कर रहा हूँ एक बार। इससे h निकाल के पहले में रखो, इससे h निकाल के यहाँ पे रखो, और दोनों से फिर फाइनली u को इक्वेट कर दो, है ना। उसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सारी चीजें करोगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट दिस आंसर मोस्ट प्रोबेबली, एज फार एज आई रिमेंबर, सी आंसर आता है। एंड एक्चुअली ना t1 और t2 बराबर हो ही नहीं सकते यहाँ पे, है ना। t1 t2 बराबर, ये जीरो हो जाएगा, तो एक्चुअली बी आंसर भी नहीं होगा, बेसिक लॉजिक से बोलते हैं, है ना यार। अच्छा, फिर से लोगों को ये डाउट हो रहा है, सर ये ऊपर गया h तो चेंज होगा क्या, समझो ध्यान से। जिसको ये डाउट है ना, जो ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन में s इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। ये अभी यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से ऊपर आया, ऐसे 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 घूम के आया ऐसे। डिस्प्लेसमेंट तो उसका ऊपर से नीचे तक माइनस एच ही है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर उसमें तो ज्यादा डिस्टेंस उसने ज्यादा ट्रेवल कर लिया, बट डिस्प्लेसमेंट तीनों का सेम है, इसीलिए यहाँ माइनस एच माइनस एच माइनस एच आया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज सेम।
I guess I hope this is clear to जिसको भी doubt, right? Right, Anisha? Okay, cool. Question number 17. A ball is dropped from 25 story. It reaches the ground in 5 seconds. In first second passes through how many stories of the building? Okay. अच्छा, जब ये सब बोला जाएगा, we will always assume कि वो जो 25 story है, हर story की height same है, ठीक है? So suppose this is my ground और this is my 25 story. तो हर story, so this is my let's say first, second, third, fourth, fifth, ऐसे है ना? ऐसे 25 stories है. तो हर एक story के बीच की जो भी हमको बोला गया है, लेट्स से इस हाइट को मैं टोटल हाइट को h बोल रहा हूँ. अभी अभी हमने ये डिस्कस करा हाउ टू गो अबाउट इट कि उसको टोटल ग्राउंड में पहुंचने में लग रहा है 5 सेकंड. तो कहना है इसे अभी अभी माइनस एच इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 क्योंकि ड्रॉप करा है ना, हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर. अच्छा, बार बार लोगों को ये आ रहा होगा सर बार बार ये माइनस आ रहा है, आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते? अभी नीचे के प्रॉब्लम्स आएंगे, देन यू विल गेट द आइडिया व्हाई आई एम नॉट कैंसिल. जैसे ये वाला प्रॉब्लम, अगर मैं पहले से ही कैंसिल कर देता ना तो ये आंसर से गलत आ जाते. सो राइट माइनस एंड देन अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे. 5 सेकंड मतलब 5 का स्क्वायर लिखना है. तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. इन द फर्स्ट सेकंड इट पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टोरीज. हमसे बोला गया बताओ एक सेकंड में वो कितनी स्टोरीज से पास करेगा, ठीक है? तो अब लेट्स से ये यहाँ पहुंच गया लेट्स से, और उसने h डिस्टेंस ट्रैवल, छोटा h है ना. ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर ये है t इज इक्वल टू 0 जब उसको रिलीज करा. तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? माइनस h इज इक्वल टू हाफ माइनस जी इंटू 1 का स्क्वायर. दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कहना ऐसा आएगा कैपिटल H अपॉन छोटा h बराबर आएगा 25 के बराबर. तो h कितना आ रहा है? h अपॉन 25. अरे ये तो बहुत ही वैसा आ गया, समझना. हमने जब इसको सॉल्व करा तो मेरे पास h अपॉन h कितना आ गया? 25 के बराबर, राइट? तो h की वैल्यू 25 है ये, और तो यहाँ पर अगर मैं h की जगह 25 लिखूं तो 25 अपॉन 25 कितना हो जाएगा? 1. मतलब एक सेकेंड में, पहले सेकेंड में वो केवल फर्स्ट स्टोरी को पास कर पाएगा, राइट? सिंपल है ना. अगर हर एक स्टोरी की हाइट सेम मानूं मैं, है ना, तो वो h हाइट टोटल 25 स्टोरीज की है. छोटा वाला एक सेकंड में वो कितना कवर अप कर रहा है? h अपॉन 25. तो कहना है इसे केवल पहली स्टोरी को क्रॉस कर पाएगा इन फर्स्ट 1 सेकंड, राइट? ओके. क्या बोला गया? एक ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग स्टार्ट ओवरटेकिंग अनदर ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन टू पास द सेकंड ट्रेन कंप्लीटली. अच्छा, इस प्रॉब्लम को लास्ट स्टेप क्या नहीं समझ में आया है? मैं बोलूँ कि अगर सपोज 25 स्टोरी की बिल्डिंग है, ठीक है, और हर एक स्टोरी 1-1 मीटर की है, ठीक है, हम जस्ट एक नंबर लेके बता रहा हूँ, हर एक स्टोरी 1-1 मीटर की है, ठीक है. तो ध्यान से देखो, यहाँ पर h की जगह मैं 25 लिखूं तो छोटा वाला h कितना आ रहा है? 1. तो 1 किसकी हाइट है? हर एक सिंगल स्टोरी की. तो कहना है इसे पहली स्टोरी पास करेगा वो, सिंपल. अच्छा, आई डिड नॉट टेक h इज 25, ये केवल समझाने के लिए किया है. किसी को ये डाउट हो रहा था सर ये डिवाइड क्यों करा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि h को मैं एक नंबर लेके समझा रहा हूँ, है ना. h इज नॉट गिवन एज 25, राइट? है ना, मैंने वो केवल एक समझाने के लिए लिया है, इसकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. h को मैं 100 ले सकता हूँ, 100 लेंगे तो 4 आ जाएगा. तो हर स्टोरी की हाइट कितनी हो जाएगी? 4 मीटर. तो जस्ट टेकिंग अ नंबर टू एक्सप्लेन, राइट? ओके. और ट्रेन, अच्छा क्या बोला गया है देखना ध्यान से. ये वाला प्रॉब्लम जो है ना, इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा. एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर की है, और ये ट्रैवल कितने से कर रही है? 40 मीटर पर सेकेंड से. अब ये एक और ट्रेन, समझना, दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करना स्टार्ट करी, जस्ट स्टार्ट. तो डायग्राम देखो ध्यान से समझो. ये दूसरी वाली ट्रेन है, 200 मीटर लंबी है, और ये कितने से ट्रैवल कर रही है? 30 मीटर पर सेकेंड से. अब टाइम टेकन बाय द फर्स्ट ट्रेन टू पास कंप्लीटली. अच्छा, इस प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा अगर तुमने रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा, ठीक है, उससे ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, ठीक है. रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है ना? रिलेटिव मोशन का मतलब ये कि अगर मैं इस ट्रेन को रोक दूं, समझना, अगर मेरे पास दो ट्रेन है, दोनों अगर सेम स्पीड से जा रही है ना, तो ग्राउंड पे जो इंसान खड़ा होगा उसको लगेगा कि यार दोनों ट्रेन आगे जा रही है. बट अगर दोनों ट्रेन सेम स्पीड से जा रही है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को देखगा तो उसको लगेगा अच्छा ये दोनों तो रुकी हुई है, राइट? है ना. तो दैट्स वेरी इजी इन दैट वे. तो अगर मैं इस ट्रेन को रोक दूं, कौन सी ट्रेन को? दिस इज माय फर्स्ट ट्रेन, लेट्स से दिस इज माय सेकंड ट्रेन. ये 30 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ये 40 से जा रही है, दोनों आगे. तो अगर मैं इस ट्रेन को रोक दूं तो समझना, नया प्रॉब्लम समझना मैं कैसे उसको डिजाइन कर रहा हूँ. मैं अगर तुमसे बोलूं दिस इज माय न्यू प्रॉब्लम, व्हाट इज दैट न्यू प्रॉब्लम? ये 200 मीटर, मैंने इसको रोका, बी को रोका, तो मुझे ऐसा लगेगा ये ट्रेन मेरी ना 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, और ये बी रुक चुकी है. अब देखो, ये 100 मीटर, ये 200 मीटर, अगर इसको पूरा क्रॉस करना है तो इस ट्रेन को कहना है इसे फाइनली यहाँ आना पड़ेगा. कई बार ना अगर ये डायग्राम नहीं बनाते तो एक कंफ्यूजन होता है, वो बताता हूँ क्या कंफ्यूजन है. देखो ध्यान से,
इसका इंजन यहाँ है, या तो तुम इंजन से इंजन कितना मूव करा है, या लास्ट बोगी कितना मूव करा है। कई बार लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, वो बहुत गलत है। तो अगर मैं इंजन को देख रहा हूँ तो इंजन कितना मूव करा, यहाँ से यहाँ 200 मीटर मूव करा और यहाँ से यहाँ 100 मीटर और मूव करा। तो इंजन ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 300 मीटर। कितनी स्पीड से ट्रैवल करी, 10। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कहना है टी की वैल्यू हो जाएगी 30। अच्छा, बिना रिलेटिव के भी करते हैं ना, तो यही करता है एक्चुअली मैं काम। यहाँ पर ना समझना इजी हो जाता है। और रिलेटिव का नाम मत सोचो कि कोई बड़ी चीज है ना, बहुत छोटी सी चीज है कि मैंने अगर एक इंसान को रोक दिया है तो दूसरा इंसान कैसे मूव करता हुआ दिख रहा है, इज रिलेटिव। अगर ये 30 से आगे जा रही थी ये ट्रेन, ये 40 से जा रही थी, तो अगर मैं इसको रोकूंगा तो 40 माइनस 30 है। और ये तुम प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, तुमने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं फील किया होगा। ठीक है, तो मेरे पास 10 आएगा। गेटिंग आइडिया? तो मेरे पास सीधे सीधे डायरेक्टली 10 आ जाएगा, और फिर हमारे पास ये वैल्यू 30 के हिसाब से 30 सेकंड आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ओके, cool. Butterflies between two cause speed of the bird is this, the initial distance. अच्छा, तो ये छोटा सा वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ना। ये बर्ड क्या कर रही है समझना, ये गाड़ी जा रही है 20 से, ये गाड़ी जा रही है 30 से। हमको बोला कि स्पीड ऑफ द बर्ड इज 10 टिल द कार मीट। ये तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से। अगर ये V से जा रही है, ये V2 से जा रही है, अगर मैं किसी एक को रोक दूं तो कहना है से, अच्छा दो गाड़ियां अगर एक दूसरे की तरफ आती है, अगर मैं किसी एक को रोक दूं तो कहना है से मुझे ऐसा लगेगा दूसरी वाली मेरी तरफ V1 प्लस V2 से आ रही है, राइट? है ना? अच्छा, ऊपर वाले में 300 कैसे आया समझना। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हमने ऊपर पढ़े, वहां पे गाड़ी या बाइक या कोई भी इंसान, वो पॉइंट मास जैसा होता है, छोटा सा, है ना। अगर मुझे पूरी ट्रेन को पास कराना है, ट्रेन मेरी यहाँ पर है और पूरी ट्रेन को पास कराना है, तो पहले उसको 200 मीटर तो यही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर मैं केवल उसको 200 मीटर ट्रैवल कराऊं तो वो ट्रेन मुझे ऐसे दिखेगी, ये वाली। पूरा क्रॉस क्रॉस कराना है तो मुझे इसको 100 मीटर और आगे लेकर जाना पड़ेगा ना, तब तो वो पूरी क्रॉस होगी, है ना। अभी समझ में आ गया ना, वो पूरी 300 क्रॉस हो रही है कितनी स्पीड से, 10 स्पीड से, इसलिए 30। समझा ना? ओके, गुड। अच्छा, अगर दो ट्रेन या दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ V1 प्लस V2 से आ रही है, तो अगर मैं एक को रुकूं, कहने से मुझे ऐसा लगा दूसरी वाली मेरी तरफ ज्यादा स्पीड से आ रही है। व्हाट इज दैट ज्यादा स्पीड? V1 प्लस V2। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है हमें क्या पता है, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। कितनी देर में वो कोलाइड करेंगी, है ना। कोलाइड करेंगी मतलब एक दूसरे पे फाइनल डिस्टेंस उनके बीच का 0 हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 की जगह लिख सकता हूँ 20 प्लस 30 की हो जाएगा 50। टाइम हमको निकालना है, कितनी डिस्टेंस है उनके बीच की, 2 किलोमीटर। ये मीटर पर सेकंड है, तो कहने से इसको लिख सकता हूँ 2000 मीटर, है ना। ये चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर है, वो कैंसिल नहीं होगा फिर, है ना, यूनिट कैंसिल नहीं होगी। तो कहना है इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आएगा 40 सेकंड। मतलब 40 सेकंड में वो स्ट्राइक कर जाएगी। बर्ड की मुझे स्पीड दी गई है, बर्ड कितना मूव करेगी इन 40 सेकंड, डिस्टेंस इज इक्वल टू बर्ड की स्पीड कितनी है 10, है ना। कितनी देर बर्ड को मूव करना है 40 सेकंड, तो कहना है 400 मीटर आ जाएगा, है ना। सिंपल सा प्रॉब्लम है ना। हमें किसी अलग तरीके से दो गाड़ियां मूव करनी थी, हमें अलग तरीके से टाइम निकालना था, उस टाइम को यूज करना था बर्ड को मूव कराने में, तो हमारे पास 400 मीटर आ गया, राइट। अच्छा, हाउ आई मेड द इक्वेशन, अच्छा समझना। मैं तुमसे बोलूं, ये तुम प्रैक्टिकली फील करने की कोशिश करो। दो गाड़ियां या दो ट्रेन अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी एक 20 मीटर पर सेकंड से, और एक 30 मीटर पर सेकंड से, तो कितनी स्पीड से वो एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, कहना से दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम में मैंने दोनों को माइनस करा था, एक 40 था और एक 30 था, तो रिलेटिव स्पीड उनकी कितनी हो गई थी 10, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, राइट, है ना। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही। अच्छा, रिलेटिव आई डोंट नो, मतलब आई गेस कंप्लीट हो चुका है क्लास में। रिलेटिव का मतलब होता है समथिंग लाइक दिस, v वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दीज, अगर कंप्लीट हो गया ये माइनस होता है। मतलब एक की स्पीड को दूसरे से माइनस करना है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो एक को माइनस करके ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 40 माइनस 30। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस करके ऐड करूंगा तो इफेक्टिवली उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। अच्छा, कंप्लीट हो चुका है ना रिलेटिव, ओके। तो फिर तो ये चीज बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। अगर मैं लिख के बताऊं V1 की स्पीड कितनी है, अगर मैं इक्वेशन लिख के बताऊं तो मैं लिखूंगा +20। V2 पीछे की तरफ जा रही है तो कहने से उसकी स्पीड को लिखूंगा -30। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या होता है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, V1 माइनस V2। V1 की जगह लिखना है मैंने +20, माइनस लगाया और यहाँ पे ऑलरेडी -30 लिखा, तो कहना है वो टोटल मिलाकर 50 हो गया।
अभी क्लियर है? अच्छा, अब क्लियर हो गया ना? ओके कूल। तो वो वाला 50 मैंने यहाँ यूज किया था, आई थॉट कि रिलेटिव कवर नहीं हुआ, अदरवाइज वो बहुत सिंपल सा वैसे ही सोचना, ठीक है? ओके, 20th प्रॉब्लम। A man swimming downstream overcome a float a point M. After traveling a distance D, he turned back and distance अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझना, एक डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउनस्ट्रीम इफ आई मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सपोज मेरी रिवर इधर जा रही है और मैं रिवर के डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। और अगर मैं रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दिस इज डाउनस्ट्रीम एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। अगर मेरी रिवर ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे है और स्विमर मेरा पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम में बोला जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, है ना। विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब ये होता है हमेशा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, उस स्पीड का मतलब ही यही होता है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम अगर वो मूव कर रहा था और वो सपोज एक एम पॉइंट से पास हुआ, ठीक है, ओवरकम आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस डी, उसने डी डिस्टेंस ट्रैवल करी एंड देन ही टर्न बैक, फिर उसने टर्न बैक करा एंड पासिस द फ्लोट एट अ डिस्टेंस डी बाई टू फ्रॉम द पॉइंट एम। अच्छा, इसका डायग्राम एक बार थोड़ा सा समझना। ये पॉइंट मेरा एम है और यहाँ पर दो दो इंसान है, एक स्विमर है और एक कोई बॉक्स है। बॉक्स मतलब जिसको उन्होंने ओवरकम अ फ्लोट, ठीक है। अब कहना है जितनी स्पीड से रिवर मूव कर रही होगी उतनी ही स्पीड होगी इस फ्लोट की, और जो इंसान की स्पीड होगी कहना है ये उसकी खुद की स्पीड। अच्छा, वी एस आर जो हमको निकालना है, मैं उसको वी बोल दे रहा हूँ, जो हमें निकालना है विच इज द स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। तो कहना है ये तुमने क्लास में पढ़ा होगा, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, स्विमर माइनस रिवर। तो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड क्या होती है, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो कहना है अगर मैंने इसको v माना है तो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस वी आर, है ना। ये वैसी चीज है कि अगर मैं नदी में फ्लोट कर रहा हूँ, है ना, और रिवर मेरी वी आर स्पीड से जा रही है, तो कहना है मेरी इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, v प्लस वी आर। वी मेरी खुद की कैपेसिटी है और वी आर किसकी कैपेसिटी है, जितने से रिवर फ्लो कर रही है। मेरी नेट स्पीड बढ़ जाएगी अगर मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ। मैं गया 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 आगे, और फिर मैंने डी डिस्टेंस जब ट्रैवल करा, फिर मैंने यू टर्न मारा यहाँ पर। कैन आई से ये उतनी देर में ये वाला ब्लॉक भी कहीं ना कहीं आगे आ गया होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब ये लौट के आ रहा था, कैन आई से जब ये लौट के आ रहा होगा तब इसकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, वी माइनस वी आर। क्यों, वी मेरी खुद की स्पीड है ना, वी आर से मेरी रिवर आ रही है, अब मैं अप स्ट्रीम जा रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि जब ये डी बाई टू डिस्टेंस, यहाँ से डी बाई टू ले लो या वहां से ले लो, एक ही बात है, तो ये डी बाई टू या फिर ये डी बाई टू, तब ये फ्लोट को इस पॉइंट पे क्रॉस करता है। हमें बोला गया रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्विमर, तो हमें पूछा क्या गया है, हमें बोला गया है स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन वी आर, हमको ये चीज पूछी गई है। आई होप दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है कि हमें ये पूछा गया है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, प्लीज ध्यान से समझना सब लोग, ओके। ये इंसान जब ये यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से वापस आया पूरा यहाँ तक, उतनी देर में ये फ्लोट यहाँ से यहाँ तक ही जा पाया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये इंसान जब ये यहाँ से यहाँ गया और फिर लौट के आया, उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक आया है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम कहना ऐसे हो जाएगा डी अपॉन वी प्लस वी आर। लौट के कितना ट्रेवल करा उसने, केवल डी बाई टू ट्रेवल करा, बट कितनी स्पीड से ट्रेवल करा, वी माइनस वी आर से। इतनी देर में ये टोटल टाइम है किसका, स्विमर का आगे जाने का और पीछे लौटने का, राइट। यस, v माइनस वी आर, बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है ना। उतनी देर में ये फ्लोट वी आर स्पीड से केवल कितना मूव होता है, हो पाया डी बाई टू। तो कहना है इट इज ऑल्सो इक्वल टू डी बाई टू अपॉन वी आर। क्या ये क्वेश्चन इक्वेशन क्लियर हो रही है, क्योंकि देयर इज ओनली वन इक्वेशन और इसी से आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। देखने ध्यान से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है। ये स्विमर यहाँ से आगे गया यहाँ तक डाउन स्ट्रीम में, कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से। कितना टाइम लगा उसको, डी अपॉन वी प्लस वी आर। फिर वो डी बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, बट कितनी स्पीड से, वी माइनस वी आर से, है ना। तो उसको कितना टाइम लगा, ये वाला टाइम, क्योंकि डी बाई टू ट्रेवल करा कितनी स्पीड से, इतना, तो ये टोटल टाइम लगा। उतने टाइम में ये फ्लोट यहाँ से केवल इतना आ पाया, कितना, डी बाई टू आ पाया, बट फ्लोट की स्पीड खुद की तो थी नहीं, वो रिवर की स्पीड से मूव कर रहा था। तो कहना ऐसे ही आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। डी डी और डी कैंसिल हो गया, यस। कहना ऐसे जैसे अब देखो मेरे पास केवल वी और वी आर ही है इस इक्वेशन में,
और तो कुछ है ही नहीं, और उसी का ही रेशियो बताना है मुझे। वी एस आर ही हमने बोला था वी के बराबर है, सो हमारे लिए वी अपॉन वी आर का रेशियो बताना है। कहना है एक ही इक्वेशन है जिसमें केवल वी और वी आर है, एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, तो कहना है वी अपॉन वी आर आ जाएगा क्या, है ना? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? इक्वेशन कैसे है नहीं समझा, ये एक बार मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, समझना। अच्छा, तुम थोड़ा सा अपने आप को इमेजिन करो, तुम एक रिवर में फ्लोट कर रहे हो, ठीक है, और रिवर तुम्हारी आगे जा रही है, सपोज लेफ्ट टू राइट जा रही है, रिवर ऐसे जा रही है और तुम भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो कहने से तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, तुम्हारी खुद की कैपेसिटी कितनी है वी, ठीक है, रिवर की स्पीड कितनी है ये, तो कहने से तुम्हारी नेट स्पीड बढ़ जाएगी, वी प्लस वी आर हो जाएगी, और तुम कितना मूव करना चाह रहे हो डी, तुम्हें कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लगेगा। यहाँ तक क्लियर? ओके, एक एक करके समझना, वापस रिपीट कर रहा हूँ पूरी चीज, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आया ये वाला। जब तुमने लौटना स्टार्ट किया, तुम्हारी खुद की स्पीड थी वी, रिवर तुम्हें ऑपोजिट धक्का मार रही है, समझना, तुम्हारी रिवर ऐसे ही जा रही है, तुम उल्टा चल रहे हो, तो क्या तुम्हारी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, वी माइनस वी आर, और तुम कितना चल रहे हो उसमें, केवल डी बाई टू, तो कहना है स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम लगा तुम्हें यहाँ से, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट टाइम लगा तुम्हें डी अपॉन टू बी माइनस आर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कहना है टोटल टाइम इस इंसान को, इस स्विमर को ए से बी और बी से सी तक आने में इतना टाइम लगा। आई होप दिस इज क्लियर। उतने टाइम में ये जो फ्लोट था, ये जो लकड़ी का कुछ था, वो उतनी देर में केवल रिवर की स्पीड से कितना मूव हो पाया, डी बाई टू, क्योंकि अगर ये पूरा डी है, ये डी बाई टू है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, डी बाई टू, डी बाई टू चला वो कितनी स्पीड से, वी बाई वी आर स्पीड से, तो कहना है उसको टाइम लगा ये, इस जगह पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो कहने से वो इक्वेट कर देंगे हम, जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे, केवल एलसीएम लेके सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है ना, यू विल गेट द रेशियो ऑफ वी अपॉन वी आर। नहीं आएगा, अगेन वी विल डिस्कस लेटर, है ना, अभी मैथ्स वाले पार्ट पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स बहुत पूछे, है ना। अच्छा, ये लेंदी ऐसा लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें जल्दी से पता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, ये क्या होता है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, तो तुम एक्चुअली ये क्वेश्चन डायरेक्टली लिख दोगे। अभी तो मैं तुम्हें पूरा समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी है, मतलब कंपेयर टू द ऊपर वाले प्रॉब्लम्स थोड़ा सा कंपेरेटिवली लेंदी है, बट वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग ना, तो वो इजिली आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, समझना है कि इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमें लेकिन पूछा गया है डिस्टेंस, समझना। जब भी पार्टिकल, अच्छा तुम देखो ध्यान से, जीरो से ये कितना लिखा है, ये 10 लिखा है शायद, है ना, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है डायग्राम, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है, ये 0 है, ये 10 है, फिर 14 तक नेगेटिव है, तो प्रैक्टिकली पता है क्या हो रहा होगा, ये पार्टिकल आगे जा रहा है, 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 कब तक t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है मोशन, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले 5 पहुंची, फिर 5 पे कांस्टेंट रही, फिर कम हुई, जब उसकी वेलोसिटी वापस 0 हुई, कब हुई वो, t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब t इज इक्वल टू सॉरी 10 पर, वो यू टर्न ले रहा है पार्टिकल। अब समझना, 10 सेकंड तक वो आगे जा रहा है, स्पीड वेरिएबल है उसकी, पहले 0 से 5 के बीच में है कुछ, फिर कांस्टेंट है, फिर 5 से 0 हुई है, बट वो आगे ही जा रहा है, जैसे ही उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई, मतलब वो यू टर्न ले रहा है, और कब तक है वो, 14 तक। तो उसका एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा है, आगे जा रहा है 10 सेकंड तक, यू टर्न ले रहा है, फिर 14 सेकंड तक जा रहा है, हमें बोला गया डिस्टेंस ट्रैवल बतानी है पार्टिकल की। अच्छा, हमें बतानी केवल 12 तक है, तो 14 तक हमें सोचना भी नहीं है, हमें केवल बताना है 12 तक, t इज इक्वल टू 12 सेकंड तक, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब अच्छा, एक चीज याद रखना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे हमेशा। अगेन आई एम रिपीटिंग, पार्टिकल हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, तो पहली चीज, तो 10 सेकेंड तक जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वही उसकी डिस्टेंस है, निकालने के लिए मैं पूरी मेहनत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या है, एक ट्रपीज है, ट्रपीज का एरिया क्या होता है, हाफ समीशन ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है, ये वाला है 2 और 6 के बीच का, मतलब 4, और ये पूरा लंबा वाला कितना है, 10, समीशन ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड व्हिच इज इन दिस केस इट इज 5, ठीक है, तो ये हमारा ट्रपीज का एरिया हो गया। प्लस जब पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकंड से 12 सेकंड, है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, बट डिस्टेंस तो मुझे ऐड करनी है, कहना है मैं ये वाला एरिया, आई जस्ट चेंज द कलर,
ये वाला। अच्छा, थोड़ा सा प्लीज देखना ध्यान से, थोड़ा सा तो डॉटेड क्लियर नहीं है डायग्राम में, बट ये वाला एरिया है ना, अगर मैं इस एरिया को अलग से निकालूंगा, रेड कर दूं, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। आई होप दैट इज क्लियर। ये क्या है, ट्राइंगल का क्या, हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है, 10 और 12 के बीच में कह रहे हैं, ऐसे 2 है, एंड ये कितना है 2.5। ये प्रॉब्लम में यहाँ पर 2.5 दिया गया, तो दिस वुड बी माय आंसर। अब जो भी आएगा सॉल्व वॉल्व करके आ जाएगा। ये कितना है 14, ये हो जाएगा 7, 7 इंटू 3 हो जाएगा 35, 35 प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया 2.5, तो 37.5 आ गया, है ना। अच्छा अच्छा, किसी को डाउट हो रहा है? अच्छा, खुद से सोचो। डिस्टेंस, पहली चीज इन्होंने बोला पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। अगर मैं कंटिन्यूअसली जिंदगी भर सीधा जाता था, मैं यू टर्न लू ही नहीं, तो कहने से मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, क्योंकि मैं यू टर्न नहीं ले रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे ही मैंने यू टर्न लिया, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट कम होगा कंपेयर टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, राइट? इट इज स्टिल 12 and 5. 12 and 5 is what? Still 12 and what's 5 here? अच्छा, ये 5 से मतलब ही नहीं है मुझे, है ना, क्योंकि अगर वो पूछते कि टोटल 14 सेकंड में बताओ, तब मैं ये 5 वाला यूज कर पाता। अभी तो मुझे नहीं है ना, केवल 12 सेकंड में बोला, 12 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो 2.5 है नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट? है ना, इसलिए हमें फिर उसकी जरूरत ही नहीं। आई होप ये दोनों क्वेश्चन किसी ने पूछे वो क्लियर हो गए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल तभी बराबर होंगे जब पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विदाउट टेकिंग अ यू टर्न और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है, गेटिंग आइडिया? ओके, क्वेश्चन नंबर 22। velocity time graph moving in a straight line, one can conclude that, ये क्या होगा? ओके, वन कैन कंक्लूड। अच्छा, जब भी ऐसा बोला जाता है ना वन कैन कंक्लूड, तो तुम्हें सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर मेरा सिंगल आंसर है, अगर मैंने पहला वाला चेक किया और वही आंसर आ गया, तो फिर मैं बाकी चेक नहीं करूंगा। बट अगर ये मल्टीपल आंसर है ना, मुझे अलग अलग चीजें पूछी गई हैं या दी गई हैं, तो मुझे सारे इंडिपेंडेंटली आंसर चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए गए हैं। अच्छा, पहली चीज बोलिए, एवरेज वेलोसिटी इन द 12 सेकंड इज इक्वल। एवरेज वेलोसिटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी अभी हमने बात करी कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, तो उसका सीधे सीधे एरिया निकालेंगे, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अपॉन टाइम कितना है 0 से 12, तो इसका एरिया हाफ पैरेलल साइड, विच इज पैरेलल साइड का समेशन। कहना इसे 3 से 8 है ए बी की डिस्टेंस, तो वो कितनी हो जाएगी 5, 3 से 8 है ना, 8 माइनस 3, और यहाँ से 12, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। कहना से वो 4 है। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लग रहा है 12, तब देखो ध्यान से कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल होकर 6 आ जाएगा, तो 17/6। ओके, 17/6 आ रहा है मेरा एवरेज वेलोसिटी, तो ये गलत हो गया, तो अब हमें दूसरा चेक करना ही पड़ेगा, राइट? ओके, if the velocity of first 3 second is uniform and is equal to 4, velocity first 3 second, 0 से 3 second, देखो velocity versus time graph is a straight line। स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्लोप हमारे पास होता है उसका एक्सेलरेशन। तो कहना है इसे, इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, वो है ना। तो इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट सेकंड इज यूनिफॉर्म? नो, यूनिफॉर्म तो दिख ही रही है ना, 0 से 4 तक हो रही है ना, तो सेकंड वाला भी गलत। बॉडी इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिटवीन 3 and 8, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 and 8, नो। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, एक बार मुझे चेक करना, देखते हो 3 और 8 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, यस, तो कहने से उसका एक्सेलरेशन 0 है, राइट? है ना, तो 0 है। अगली चीज, वेलोसिटी एज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फ्रॉम 8 to 12, 8 से 12 के बीच में वेलोसिटी कम हो रही है, यस, उसका रिटार्डेशन और कांस्टेंट है, यस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक वो स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई पूछता कितना है, तो मैं बोलता दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, विच इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, बट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो आंसर इसका होगा डी के बराबर। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब पॉइंट इज नॉट दैट कि हम फोर्थ आंसर पे हमें चेक करके आना पड़ रहा है, पॉइंट इज कि तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हमें रीड कैसे करना है। रीड करने का मेरा मतलब है कि हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट, तुम्हें एवरेज वेलोसिटी पता होना चाहिए, क्या वो यूनिफॉर्म है या नहीं ये पता होना चाहिए। अच्छा, समवन इज आस्किंग, वो मुझे भी डाउट हो रहा था, समवन सेइंग कि सर सी भी तो हो सकता है, बॉडी इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉर्मली ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू 0 है,
अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना तो मैं आंसर सी लगाता। ये थोड़ा सा एम्बिगुअस चीज है ना। ये अगर यहाँ पर ये वैल्यू ना कुछ ऐसी आती, सपोज 1 आती, नॉर्मली ना हम बोलते हैं यस, है ना, बट यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, मतलब फिर हम मतलब इफ यू कैन से दिस थिंग कि अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, यू कैन मैथमेटिकली तो यू कैन से दिस थिंग, है ना। बट टू बी ऑनेस्ट मतलब अगर मेरे पास ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, समझना इसका मतलब ये कहने का कि आउट ऑफ सी एंड डी अगर मुझे बोला जाए कि कोई एक आंसर बताओ, देन आई वुड प्रेफर डी, है ना। अगर अगर मैं कोई मुझसे बोलता कि ये मल्टीपल आंसर्स हैं तब फिर मैं सी और डी दोनों लगाता, थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है बट या यस मल्टीपल आंसर होता तो ये सही है ना। सबको डाउट हो रहा है, बिल्कुल ये परफेक्टली यू आर एवरीवन इज राइट इन दिस केस, यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए तब वो होती चीज, बट लेकिन ठीक है एक आंसर में, देन डी इज माय राइट आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23rd, velocity versus time graph, maximum acceleration in this which is equal to, okay। अच्छा, velocity versus time graph में acceleration is slope, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल है ना तो उसका स्लोप होता है 0, जितना वो स्टीप होती जाती है, जितना स्टीप होती जाती है उसका स्लोप बढ़ता है, और स्लोप जब वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होती है तब हम बोलते हैं उसका स्लोप मैक्सिमम है, ठीक है। समझना, फिर से हम रिपीटिंग, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो चीज जितनी ज्यादा स्टीप होगी उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। जस्ट बाय लुकिंग मुझे दिख रहा है कि इससे ज्यादा, इसका तो 0 है, इसको तो हटा ही दो, इससे ज्यादा स्टीप ये है ना, तो इसको हटा दो। स्टीपनेस ऐसे से ऐसा, अभी इसमें और इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एग्जैक्टली देख के पता नहीं लगा, वैसे तो पता लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, बट कई बार ना नंबर ऐसे दिए होते हैं कि नंबर यहाँ पे कुछ दिए और वो कुछ और है, तो यहाँ और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ और यहाँ पर चेक करूँ तो इसका स्लोप कितना है, देखो ध्यान से, दिस इज 40, 60 माइनस 20 अपॉन दिस विच इज 10, तो इसकी वैल्यू आ रही है 4 के बराबर, किसकी, यहाँ से यहाँ तक की। अभी यहाँ से यहाँ और चेक कर लो जस्ट केवल तसल्ली के लिए, वैसे मोस्टली यही होना चाहिए। इसका स्लोप कितना दिख रहा है, दिस इज 60 अपॉन 30, दिस इज टोटल 60, है ना, अपॉन दिस इज 30, विच इज 60 अपॉन 30, वो दिख रहा है 2 के बराबर, तो यहाँ पर इसलिए 4 आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ चेक करने के लिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे नंबर नहीं है, ये डायग्राम कुछ अलग दिख रहा है ना, इसलिए जस्ट इट्स बेटर टू चेक, क्रॉस चेक करना इट्स ऑलवेज, है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन दिस केस 4 ही होगा, इज दैट क्लियर ना, है ना। अच्छा यार, ब्रेक 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 यार, हमारी क्लास वैसे 3 बजे तक ही है, बट मैं एक चीज और पढ़ाना चाहता हूँ विच इज द, एक सेकंड, अच्छा मैं ये सब ग्राफ वाले प्रॉब्लम है यार, एनी विच वेज हमारी क्लास 3 बजे तक ही है ना। आई जस्ट वांट टू जस्ट कंप्लीट वन, एक छोटा सा टॉपिक विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। लेट मी क्विकली कंप्लीट दैट टॉपिक फर्स्ट, ओके। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ब्रेक चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, आज की क्लास हमारी केवल 3, अच्छा 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 अच्छा, गुड, तुम्हें ब्रेक नहीं चाहिए, अच्छी बात है कि बहुत एनर्जी बाकी है, बट हमारी हमारी आज की क्लास 3 बजे तक है, बट एक्चुअली मैं भूल गया, ये एक छोटा सा टॉपिक जो है हमें कंप्लीट करना है ना। अच्छा 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 अच्छा, इस पे डिस्कशन नहीं करते, विल कंटिन्यू विद दिस, है ना। हम ये सारी चीजें हम करते रहेंगे इन बिटवीन, बहुत सारी चीजें कर ली, अब एक्चुअली तुम ये सब सॉल्व करोगे ना, तुम्हें बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी, हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है, गेटिंग द आइडिया ना। ओके, मैं एक छोटा सा टॉपिक है जो मुझे कंप्लीट करना है, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो गौरव सर ने कंप्लीट नहीं करा है, मैं यहीं पे कर दूं। अच्छा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आई आस्क प्रीति मैम टू सेंड यू दिस, सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल का एक पार्ट छोटा सा जो कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं वो कंप्लीट करना चाहता हूँ एक बार क्विकली, ठीक है। ओके यार, एवरीवन जस्ट क्विकली, आई जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक, है ना। आज के लिए केवल ये वाली चीज हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम विल फिनिश दिस क्लास। बहुत सारे लोगों को भूख लग रही है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, क्विकली लेट मी कंप्लीट दिस। सो प्रोजेक्टाइल तुम्हारा कंप्लीट हो गया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, अंडरस्टैंड। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आंखों से जो तुम्हें दिखता है ना पाथ, उन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है या कर्व होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन जनरल, हम टेलिंग यू, ठीक है। आई एम श्योर सबने, यार ये नोट मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, ये अभी नोट मत करो ना, पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। आई एम श्योर सबने एंग्री बर्ड टाइप का गेम खेला होगा, है ना। तो जो एंग्री बर्ड का जो मोशन होता है, दैट मोशन, इक्वेशन ऑफ दैट मोशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट, ओके।
क्लास में सारी चीजें पढ़ी हुई है, आई एम श्योर। एक बार मैं क्विकली कुछ काम की चीजें तुम्हें बता देता हूँ कि वो कैसे उसको डील करना है ना। एक्चुअली गौरव सर आस्क्ड मी टू कंप्लीट दिस थिंग, इसलिए मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी ये कंप्लीट नहीं करा है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में ना ये डिस्कशन कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये मुझे यू दिया गया है, ये थीटा होता है। किसी को डाउट हो तो एक बार बोल देना। तो हमने क्या पढ़ा था कि इसको हम यू कॉस थीटा बोलते थे, इसको हम यू साइन थीटा बोलते थे, ठीक है। और हमारे पास एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता था 0। मैं सारी चीजें एक बार लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। यू एक्स प्लस यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा, एंड इसी के हिसाब से हमने वो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, या फिर रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, या मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये सब हमने क्लास में करा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास अजीब से डायरेक्शन में थी, हमने उसको एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग डिसॉल्व कर दिया। ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वाई डायरेक्शन उसका एक्सेलरेशन है माइनस जी के बराबर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पहले तो समझना क्या है। जहां से जो तुम्हारा आंखों से जो ये मोशन दिख रहा है ना, किसी भी जनरल टाइम पर, किसी जनरल टाइम पर पार्टिकल हमारा कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। उस जनरल टाइम पर जो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, उन दोनों में जो आपस में रिश्ता होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी इज बेसिकली, डेफिनेशन वाइज, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू आउट इट्स मोशन। उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हमें उसका डेरिवेशन करना है। हमें पता है पार्टिकल का जो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन है वो हमेशा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब क्या, कि मैं तुमसे यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये किसी जनरल टाइम t इज इक्वल टू टी में उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में उसने y डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। हमें x और y में एक रिलेशन बताना है, x और y में, ठीक है। मैं इक्वेशन कौन सी लगा रहा हूँ ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं एक बार x के लिए लगाऊंगा और एक बार y के लिए लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी x होना चाहिए और यहाँ पर भी x होना चाहिए, क्योंकि ये एक वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में वो कितना मूव कर रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ एक्स यू एक्स। यू एक्स का काम कौन कर रहा है, प्लस यू कॉस थीटा, इनटू कितने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक जनरल टाइम टी की बात कर रहा हूँ। कैन आई से हाफ ए एक्स स्क्वायर की जगह 0 लिख सकता हूँ। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। एक्स और टी में एक रिलेशन आ गया, बट मुझे टी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाई के लिए भी ये सेम काम करूंगा। क्या कर रहा हूँ फिर से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ वाई लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी वाई आएगा और यहाँ पर भी वाई आएगा, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जनरल टाइम लिखा है, तो ये एक्स वाई ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, किसी भी जनरल, क्योंकि मैंने टी को ये नहीं लिखा है ना, कैपिटल टी नहीं लिखा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लिखा है, किसी जनरल टाइम की बात कर रहा हूँ। तो कहना है से किसी जनरल टाइम पर वो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ है, वाई डायरेक्शन में सोचना केवल, ठीक है। तो वहां लिख रहा हूँ वाई किसी जनरल टाइम पर, यू वाई का काम कौन कर रहा है, यू साइन थीटा, टी का काम कर रहा है टी, है ना। और हमारे पास प्लस हाफ ए वाई, वाई डायरेक्शन में कहने से जब भी कोई पार्टिकल हवा में आ गया, जिस इंस्टेंट पे वो हवा में आया, कंटिन्यूअसली उस पे धरती माता एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगाती है, जिसको हम बोलते हैं माइनस जी। तो यहाँ पर माइनस जी इज इंपॉर्टेंट, राइट, एंड टी स्क्वायर। हमें क्या अच्छा नहीं लग रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हमें अच्छा नहीं लग रहा है टी। तो इस इक्वेशन से मैं टी निकाल के इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ यू साइन थीटा। अच्छा, मैं प्लीज, अच्छा कंफ्यूज मतलब, मैं टाइम दूंगा लिखने का भी, प्लीज स्क्रीन पे देखो एवरीवन, ठीक है। टी की जगह लिख रहा हूँ एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एंड जस्ट यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से टी की वैल्यू आ रही है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। इस टी को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, प्लस हाफ माइनस जी, और टी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ इस पूरे मसाले का स्क्वायर। व्हाट इज दैट मसाला, टी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से u और u गायब, यस। तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख रहा हूँ टेन थीटा। यहाँ पर एक माइनस, ये वाले माइनस को अलग से लिख दिया। यहाँ पे लिख रहा हूँ g है, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलवेज 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 रिमेम्बर दिस। यार मैं भेज दूंगा, अच्छा सब लोग प्लीज मत पूछो ये सवाल, मैं आई आस्क प्रीति मैम टू सेंड यू दिस, डोंट वरी। This is a very important equation, and this equation is called equation of trajectory. Y is equal to, remember, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. Theta is what, angle of projection. x और y क्या है, किसी भी जनरल टाइम पर
कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसी भी जनरल टाइम t इज इक्वल टू टी पर, क्योंकि मैंने t को एनी विच वेज एलिमिनेट कर दिया है ना, तो हमारे पास ये आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? इससे क्या मिलता है? इससे वेरी गुड क्वेश्चन। इससे क्या मिलता है? इससे हमें ये मिलता है, सपोज मैं कोई एक गाड़ी ना, जैसे तुमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मुझे क्या बताती थी कि अगर मैं x की अलग अलग वैल्यू रखूं तो मुझे y मिलेगा। या फिर आई डोंट नो, अभी प्रोजेक्टाइल तुमने पढ़ा नहीं होगा शायद, जैसे प्रोजेक्टाइल एक इक्वेशन है, या एक सर्कल एक इक्वेशन है, या एक इलिप्स एक इक्वेशन है। ये सब इक्वेशन x और y में क्या रिलेशन बताते हैं? x को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y x पर कैसे डिपेंड कर रहा है, किसी अलग अलग जगह पर पार्टिकल का अगर मुझे x पता है तो मैं ये इस इक्वेशन में डाल के उसका y पता कर सकता हूँ। तो मुझे ये बताता है ना, कि अगर मुझे x पता है तो y डायरेक्टली पता करने का क्या तरीका है। नहीं तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें x पता है तुम टाइम निकालोगे, उस टाइम को तुम यहाँ पे डालोगे, है ना। तो हमने उन दोनों इक्वेशन से टाइम एलिमिनेट कर दिया, तो मुझे ये पता लग गया x और y आपस में एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मुझे ये बताता है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स और एप्लीकेशन, हाँ तो अच्छा समझो ध्यान से, ठीक है। तो ये चीज बताता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? पहले तो एक बार ये समझो, है ना। अच्छा, जैसे कि मैं, अच्छा इसको लिखने के, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको ना कुछ अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है, तो वही तरीका और बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूँ इन दोनों से, तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर एक माइनस। अगर मैं इससे फोर्सफुली एक्स टेन थीटा कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समझना ध्यान से। एक एक्स कॉमन, जी एक्स स्क्वायर तो है ही, ठीक है। अगर मैं किसी चीज से जिसमें एक्सटेंड थीटा नहीं है, अगर मैं उससे फोर्सफुली कॉमन लूंगा तो कहना से मुझे एक्सटेंड थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। या ऐसा सोचो, मैंने इसमें एक्सटेंड थीटा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा, है ना। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो ऊपर वाला था न्यूमरेटर वाला उसको कॉमन ले लिया, और जो नीचे वाला है उसको अलग से लिख दिया। तो ध्यान से देखो, एक एक्स गायब हो रहा है, यस। मैं राइट में लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह है कि हमारे पास जिंदगी में कमी है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स टेन थीटा आ रहा है, 1 आ रहा है, माइनस ऊपर जी आ रहा है अपॉन एक्स आ रहा है, 2 आ रहा है, यू स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ से इसको मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखो, हमें रेंज का फॉर्मूला क्या पता था? हमें रेंज का फॉर्मूला पता था, होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी के बराबर। देखो ध्यान से, यू स्क्वायर है, यस। साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो है, यस। अपॉन में जी है, यस। तो एक और तरीका होता है इसको याद रखने का, क्योंकि हमें रेंज का फॉर्मूला याद है ना। तो वो होता है एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन कैपिटल आर। सो दिस इज अनदर वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला। तो मेजरली ऊपर वाला यूज होता है, बट क्योंकि ये आर के टर्म्स में है फॉर्मूला, और का फॉर्मूला हमें याद होता है, इसलिए हम इसको ऐसे, दैट्स हाउ वी आर रिमेम्बरिंग दिस। अच्छा, बहुत सारे लोगों की जान निकल गई है, बस हमारी, बस मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ क्लास। बस एक मिनट, जस्ट मुझे एक बार इसको वो कर लेने दो, एक बार समझा लेने दो क्विकली। जस्ट टू टू साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया? देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कॉस थीटा था ही, अगर मैंने इन दोनों टर्म से एक्स टेन थीटा कॉमन किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर एक्स टेन थीटा को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। जो मल्टीप्लाई किया था उसको मैंने कॉमन ले लिया, जो डिवाइड करा था उसको यहाँ लिखा, ठीक है। यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कहना से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बचेगा यहाँ पर, एक कॉस थीटा है ही। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कहने से वो साइन टू थीटा होता है। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी की जगह मैंने लिख दिया आर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आई गेस गौरव सर करा देंगे तुम्हें, है ना। वो थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई थी, जस्ट आई एम कंप्लीटिंग द थ्योरी, ठीक है ना। ये बाकी चीजें हम करवा देंगे, डोंट वरी अबाउट, है ना। इसके एग्जांपल में कराऊंगा, बट आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। if you want 2 minutes to write it down in your class notes, you can do that. Otherwise वैसे भी मैं भिजवाने वाला हूँ, तुम बाद में भी ये कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब जस्ट इन केस अगर अभी नहीं कर पाए हो तो मैं तुम्हें ये वैसे भी भिजवा दूंगा, ठीक है। तो और इसके बाद मैं गौरव सर को बोल दूंगा, गौरव सर तुम्हें इसके एग्जांपल्स करवा देंगे इसके, है ना, इससे रिलेटेड। तो ये बेसिकली ये वाली चीज तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। सो बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल होता है उसका एक छोटा सा पार्ट है, ये वाली चीज है। अच्छा, व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज, प्लीज एक बार सब लोग सुन लो, मैंने जहां तक ये करवाए हैं 23rd, जिन लोगों ने नहीं करे हैं ये, है ना, प्लीज
सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और सबको तुम्हें सॉल्व करना है ना। तो ये वाली सारी चीजें सॉल्व करना प्रॉपरली, है ना, गिव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत सारी चीजें या ये अभी अच्छा, अभी अभी इमीडिएटली आई आस्क प्रीति मैम टू सेंड इट, डोंट वरी, है ना। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें कन्वर्ट करके प्रीति मैम तुम्हें भेज दूंगी। ओके ओके, बाय एवरीवन, एंजॉय योर लंच। बहुत टाइम हो गया, लोग भूख से मर रहे हैं आई गेस, मुझे भी भूख लग रही है यार। ठीक है, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम सुपर सून। चलो बाय 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 एवरीवन, एंजॉय, बाय। चल।